एक आदमी दोनों के बीच में सलाह करवाने की कोशिश करता है, पर आहान नहीं मानता है। जब कौशल दीपाक्षी को देखता है तब वो उन लोगों को वहां से जाने देता है। तीनों रात का वक्त एक सुनसान जगह पर बिताने का प्लान बनाते हैं। आधी रात में अचानक से नीतू आहान को उठाती है। जैसे ही आहान अपनी आंखें खोलता है उसे नीतू नजर आती है, जो उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर आहान जो बोलना चाहता था वो नहीं बोला और चुप हो गया। आती हुई नींद में डिस्टर्बेंस की वजह से आहान को गुस्सा तो आ रहा था, पर साथ ही में वो ये भी जानता था कि नीतू ने उसे किसी जरूरी काम से उठाया होगा। आहान को एहसास हो गया कि कार के बाहर कुछ हो रहा था। वहां पर बिल्कुल अंधेरा था, पर तारों के नीचे कुछ फिगर्स नजर आ रहे थे। वो करीब 7-8 लोग थे और कार की तरफ बढ़े जा रहे थे। जिस तरह से छुपते हुए वो लोग आ रहे थे, आहान और नीतू ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि उन लोगों के इरादे सही नहीं है। पर अब उन दोनों को भी उन लोगों के बारे में पता था, इसलिए कुछ प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार थे। वो सब मिलकर भी शायद नीतू को नहीं हरा सकते थे। आहान ने नीतू से कहा, हमें चलकर देखना चाहिए कि ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। नीतू तुरंत मान गई। दोनों कार से उतरे और वैसे ही अपने आप को छिपाते हुए आगे बढ़ने लगे। पर जिस तरह इन दोनों ने उन लोगों को देख लिया था, वैसे ही उन लोगों ने भी इन दोनों को देख लिया था। एक आदमी चिल्लाया, रुक जाओ। इस कमांड के साथ सारे लोग रुक गए। अब दोनों ग्रुप्स के बीच में बहुत कम डिस्टेंस था। जब आहान उनके बिल्कुल सामने था, उसने उन लोगों से कहा, हेलो फ्रेंड्स। जिस आदमी ने पहले कमांड दिया था वो लड़ने के लिए तैयार था, पर जब उसने देखा कि आहान अटैक नहीं करेगा तब उसने भी अटैक नहीं किया। इस वक्त दोनों एक दूसरे को बहुत गौर से देख रहे थे। आहान ने उस आदमी से कहा, तो अब तुम लोग मुझे अपना यहाँ आने का कारण बताओगे या फिर सीधा फाइट करोगे? उस आदमी ने अपनी आवाज बदलते हुए जवाब दिया, बताने के लिए ज्यादा कुछ तो है नहीं, तुम दोनों सब कुछ तो जानते हो। आहान ने उसे बीच में रोक दिया और कहा, जो भी है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम लोगों को पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं? इट इज स्ट्रेंज। उस आदमी ने जवाब दिया, उसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। आहान ने कहा, हमने तो बहुत लोगों से पंगा लिया है, तुम किसी बात कर रहे हो इसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं है। उस आदमी ने टॉन्ट मारते हुए कहा, मौत के सामने खड़े हो फिर भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई। इतना कहने के बाद उसने आहान की तरफ अटैक किया। आहान भी रेडी था, इसलिए उसने गुस्से से पंच करते हुए कहा, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम नहीं बता देते। आहान ने जैसे ही उसे पंच किया, उसके ओपोनेंट ने उसका हाथ ब्लॉक कर दिया, पर तभी नीतू ने उसे किक किया और वो कुछ मीटर दूर जाकर गिरा। आहान नीतू की स्पीड और परफेक्शन देखता ही रह गया। वो सोच रहा था कि क्या सच में ग्रैंड मास्टर का नंबर फिक्स्ड है, और क्या जब वो ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंचेगा तब इस तरह फाइट कर पाएगा। जब आहान ये सब सोच रहा था तब कुछ लोग नीतू की वजह से जमीन पर पड़े थे। जो आदमी आहान से बात कर रहा था वो भी रुक गया था। आहान ने उस आदमी से पूछा, अब तुम्हें कुछ बोलना है? उस आदमी ने कहा, ऐसा सोचना भी मत, हमें जो मिशन मिला है हम उसे पूरा करेंगे और अपने बॉस का नाम नहीं बताएंगे। आहान ने लाइटली स्माइल किया और कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग प्रोफेशनल हो और अपने बॉस की बात मानोगे, पर याद रखना, अगर तुम यहाँ मर भी गए तो तुम्हें कोई ढूंढने भी नहीं आएगा, और आज तुम्हारा यहाँ से बचकर निकल पाना मुश्किल है। इसके बाद आहान ने अपनी टोन चेंज की और सीरियस टोन में कहा, लेकिन अगर तुम बता दो कि ये तुम सब किसके कहने पर कर रहे हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, पर याद रखना कि ये कोटा सिर्फ एक इंसान के लिए है। उनका लीडर हंसा और उसने कहा, हम में से ऐसा कोई नहीं करेगा, हम अपने बॉस को धोखा नहीं देंगे। जैसे ही उस आदमी ने ये बात बोली, अचानक से उसके मुंह से खून निकला और कोई उसे चाकू से स्टैब कर रहा था। उनके ग्रुप का एक आदमी अपने लीडर पर हमला कर रहा था। ये देखकर आहान मुस्कुराया और उसने कहा, क्या कर रहे थे तुम? कोई ऐसा नहीं करेगा, किसी ने मूव करना शुरू भी कर दिया है। आहान ने अपनी बात पूरी की, उससे पहले बाकी लोग भी आपस में लड़ने लगे। ये सब देखकर नीतू ने कहा, यू आर सच एन इविल पर्सन। ये सुनकर आहान ने कहा, ये लोग भी कोई अच्छे लोग नहीं है, ये हमें यहाँ मारने ही आए थे, इन्हें हम मारे इससे बेहतर है ये लोग आपस में लड़कर मर जाएं। उस ग्रुप में से जो इंसान बचा था वो आगे आया। उसको भी बहुत चोट आई थी, पर वो इंजरीज फेटल नहीं थी। उसने आहान से कहा, तुम अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं ना? आहान ने कहा, सब तो मर चुके हैं, तुम्हारे एक के लिए मैं अपनी जुबान से नहीं मुकरूंगा, वैसे भी तुम्हें मारकर मुझे क्या मिल जाएगा? ये सुनकर उसने तुरंत अपने बॉस का नाम बता दिया। नाम सुनकर आहान हैरान हो गया था। उसने सोचा था कि उन लोगों को यहाँ पर कौशल या फिर दीपाक्षी के दादाजी ने भेजा था, पर ये कोई तीसरा नया नाम ही ले रहा था। आहान उससे और सवाल पूछना चाहता था, पर शायद वो ज्यादा कुछ नहीं जानता था। वो इतना भी नहीं जानते थे कि ये नाम असली है या फेक है। आहान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने उस आदमी को जाने दिया। उसके जाने के बाद आहान ने नीतू से पूछा, आप इस आदमी को जानती हैं? नीतू ने नाम इससे हिला दिया। इसके बाद दोनों कार में जाकर बैठ गए और रेस्ट करने लगे। सुबह जब दीपाक्षी उठी तब वो फ्रेश फील कर रही थी। उस रात को क्या हुआ था इसका उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था।
उसे लगा कि सबने उसकी तरह बहुत अच्छा रेस्ट किया था। तीनों ने फिर से अपनी जर्नी शुरू कर दी। शाम के वक्त वो एक छोटे टाउन में थे। आहान ने वहीं पर एक होटल और नाइट होल्ड करने का प्लान किया। होटल में चेक इन करने के बाद तीनों अपने रूम में चले गए। आहान इतना ड्राइव करके बहुत थक गया था, इसलिए सबसे पहले वो बाथरूम में नहाने चला गया। जब वो वापस आया तब उसने देखा कि नीतू उसके बेड पर बैठी है। आहान उसे देखकर चौंक गया था। उसने पूछा, क्या हुआ? नीतू ने उसकी तरफ देखा और कहा, आगे की जर्नी के लिए हमें अलग हो जाना चाहिए। ये बात सुनकर आहान शॉक हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि नीतू ऐसी बातें क्यों कर रही है। उसने पजलमेंट में पूछा, क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ हुआ है क्या? नीतू ने जवाब दिया, कुछ हुआ नहीं पर होने वाला है। नीतू ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। आहान इंतजार कर रहा था, पर जब नीतू ने बात नहीं की तब उसने पूछा, क्या जो बात है वो आप मुझे समझाना नहीं चाहती? क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकता हूं? आहान की ये बात नीतू को बहुत अनरियलिस्टिक लगी और उसने आहान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी हेल्प करने की एबिलिटी नहीं है। तुम सी लाइन बिल्डिंग जाओ और मेरा इंतजार करो। मैं सीधा तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। आहान कुछ पूछना चाहता था, पर उससे पहले ही नीतू वहां से चली गई थी। आहान ने भी सोचा कि जो प्रॉब्लम्स नीतू से सॉल्व नहीं हो रही है, वो प्रॉब्लम वो क्या ही सॉल्व कर पाएगा। नीतू के जाने के बाद आहान आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। उसे लगा कि ये रात उसके लिए बहुत सुकून वाली होगी और वो आराम से रेस्ट कर पाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। आधी रात को आहान को बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। आहान आधी नींद में उठा और बाहर आ गया। आहान ने ध्यान से सुना तो फाइट करने की आवाज आ रही थी, इसलिए उसके दिमाग में पहला थॉट नीतू का आया। वो जब नीतू के रूम के बाहर गया तब उसने देखा कि रूम का दरवाजा खुला है। आहान जब रूम में पहुंचा तब उसने देखा कि कुछ लोग जमीन पर गिरे हुए हैं और नीतू विंडो के पास खड़ी है और बाहर देख रही है। ऐसा लग रहा था जैसे रूम में जो कुछ भी हुआ था उससे नीतू का कोई लेना देना नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और वो बहुत पीसफुल लग रही थी। नीतू को नहीं पता था कि आहान उसके पीछे खड़ा है। आहान ने कुछ पल इंतजार किया और फिर कहा, यहाँ पर क्या हुआ था? नीतू ने आहान को देखा और कहा, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। तुम दीपाक्षी को लेकर सी लाइन बिल्डिंग पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। आहान ने इसके आगे कोई सवाल नहीं किया। उसने न पूछा कि वहां पर क्या हुआ था और न ही नीतू के प्लान के बारे में पूछा। वो जानता था कि उससे जवाब नहीं मिलेगा। आहान अपने रूम में आ गया और आराम करने लगा। उसके हाथ में अब कुछ नहीं था, इसलिए वो सोचकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगली सुबह नीतू बहुत जल्दी निकल गई। जब दीपाक्षी नीतू को बुला रही थी तब कोई जवाब नहीं आया। जब वो नीतू के दरवाजे पर नॉक कर रही थी तब आहान वहां आया और उसने कहा, वो चली गई है। दीपाक्षी ने उसे सरप्राइजिंगली देखा और कहा, क्या नीतू दीदी चली गई है? वो कहाँ गई है? आहान ने कहा, मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। ये बात सुनकर दीपाक्षी कहीं खो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आहान ने दीपाक्षी को ऐसे देखकर पूछा, तुम्हें मेरे साथ आना है ना? अगर तुम नहीं चलना चाहती तो फिर मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। आहान शुरू से ही दीपाक्षी को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। अब अगर वो नीतू के जाने के बाद उसके साथ नहीं चलना चाहती थी तो फिर उसे घर छोड़ने में आहान को सबसे ज्यादा खुशी होगी। दीपाक्षी भी आहान को देखने लगी और कुछ सोचने लगी। आहान ने कहा, तुम्हें तुरंत फैसला लेने की जरूरत नहीं है। हम वैसे भी कल निकलेंगे तो तुम आराम से सोच सकती हो। अभी चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इतना कहने के बाद आहान डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगा और उसने देखा भी नहीं कि दीपाक्षी आ रही है या नहीं। आहान के कुछ कदम आगे जाने के बाद दीपाक्षी उसके पीछे भागी और उसने धीरे से कहा, आप मुझे अकेले तो नहीं छोड़ेंगे ना? आहान इस बात का क्या जवाब देगा, जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। रात के अंधेरे में कुछ लोग उन तीनों पर हमला करने आते हैं। आहान अपनी बातों से उन लोगों से झगड़ा करवा देता है और उन लोगों से उनके बॉस का नाम जान लेता है। इसके बाद वो तीनों एक छोटे टाउन में एक होटल में रुकते हैं, जहां पर नीतू आहान से कहती है कि अब उन्हें आगे का सफर अलग अलग तय करना चाहिए। अगली सुबह नीतू जल्दी चली जाती है। दीपाक्षी आहान से पूछती है कि वो उसे छोड़ेगा तो नहीं। आहान दीपाक्षी की तरफ देखता है। वो इस वक्त बहुत परेशान थी और आहान के जवाब का इंतजार कर रही थी। दीपाक्षी को इस तरह देखकर आहान ने कहा, चिंता मत करो, मैंने नीतू से वादा किया है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा, पर मेरे हिसाब से तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। वो जगह तुम्हारे लिए ज्यादा सेफ है। दीपाक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आहान के पीछे चलती रही। वो लोग डाइनिंग एरिया में पहुंचे, जहां पर बहुत सारे लोग थे। सुबह का वक्त था, इसलिए सब ब्रेकफास्ट के लिए लाइन में खड़े थे। आहान ने दीपाक्षी की तरफ देखा और कहा, लाइन में लग जाओ और मेरे लिए टोस्ट लेकर आओ। ये बात सुनकर दीपाक्षी आहान को घूरने लगी। उसे इस तरह देखकर आहान ने कहा, क्या हुआ?
तुम मेरे लिए टोस्ट नहीं ला सकती? रहने दो, मैं खुद ले आऊंगा। आहान ने जब ये बात कही तब दीपाक्षी ने कुछ सोचा और फिर रेजेंटफुल टोन में कहा, नहीं नहीं, मैं लाती हूँ। ये सुनकर आहान ने स्माइल किया और फिर पास के सुपरमार्केट में चला गया। वहां से आहान कुछ पैक खाने का सामान और पानी ले आया। जब वो वापस आया तब भी दीपाक्षी लाइन में ही खड़ी थी और अपने बालों से खेल रही थी। वो दीपाक्षी के पास आया और उसने पूछा, तुम्हारे पास कैश है? दीपाक्षी ने कहा, हाँ है, वरना मैं यहाँ क्यों खड़ी रहती? ठीक है, फिर मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना, आहान ने कहा। इतना कहने के बाद आहान वहां से चला गया और अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर बाद दीपाक्षी भी आहान के रूम में आ गई। उसके हाथ में टोस्ट का पैकेट था। उसने आहान को पैकेट देते हुए कहा, ये लो। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है? आहान ने पैकेट लेते हुए पूछा। नहीं, मैं तो बस टोस्ट दे रही हूँ, दीपाक्षी ने कहा। इसके बाद आहान ने पूछा, मैंने तुमसे जो पहले पूछा था, तुमने उसके बारे में कुछ सोचा? तुम मेरे साथ नीतू के पास चलोगी या फिर वापस घर जाना है? दीपाक्षी ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? आप मुझे बुली तो नहीं करोगे? आहान ने स्माइल किया और कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, मैं तुम्हें बुली क्यों करूंगा? अब तुमने फैसला कर लिया है तो चलो मेरे साथ। इसके बाद दीपाक्षी ने कहा, टोस्ट गरम है, उन्हें खा लो। इतना कहने के बाद दीपाक्षी अपने रूम में भाग गई। आहान ने दीपाक्षी को नहीं रोका और अपने टोस्ट खाने लगा। वो अब तक गर्म थे। कुछ देर बाद दीपाक्षी फिर से आहान के रूम में आई। उसे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, कुछ काम है तुम्हें? दीपाक्षी ने हेजिटेट करते हुए कहा, मुझे कुछ सामान लेना है, आप चलोगे मेरे साथ? उसके एक्सप्रेशंस देखकर आहान को अंदाजा हो गया कि वो क्या लेना चाहती है। आहान ने सोचा कि ये जगह दीपाक्षी के लिए नहीं है और अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंस गई तो वो उसे हैंडल भी नहीं कर पाएगा। ये सोचकर उसने कहा, ठीक है, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आहान नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो जिससे दीपाक्षी को कोई तकलीफ हो। दीपाक्षी ने तुरंत हाँ कह दिया और बहुत खुश हो गई। ये टाउन बहुत लाइवली था। बहुत लोग इधर उधर चल रहे थे। सबके चेहरे पर एक स्माइल थी और सब अपने आप में मस्त थे। आहान और दीपाक्षी एक साथ चल रहे थे और एक कपल की तरह लग रहे थे। इतनी चेयरफुल जगह पर दीपाक्षी का मूड भी अच्छा हो गया था और वो अपने घर को भूल गई थी। उसका सारा हेजिटेशन और गिल्ट खत्म हो गया था। उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो आहान को उसके आसपास की सराउंडिंग दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब पहली बार देख रही थी। आहान भी इस वक्त बहुत रिलैक्स था। बहुत वक्त बाद वो किसी आफ्टरनून में इतना शांत और रिलैक्स कर रहा था। इस वक्त सब कुछ बहुत सिंपल था। कुछ दूर चलने के बाद एक मॉल आ गया। वो मॉल उस टाउन में इकलौता मॉल था और बहुत बड़ा भी था। वहाँ बहुत सारे ब्रांड थे। मॉल देखकर दीपाक्षी तुरंत अंदर भाग गई थी। आहान उसे रोकना चाहता था पर उसने सोचा कि ये उसका नेचर है और उसे रोककर कोई फायदा नहीं है। उसने उसे कुछ भी करने से नहीं रोका। दीपाक्षी एक ब्रांडेड स्टोर में चली गई और आहान भी उसके पीछे पीछे आ गया। वो एक रेड लॉन्ग स्कर्ट पहनकर आई। उसने ट्विल करते हुए आहान से पूछा, ये कैसा है? दीपाक्षी का फिगर बहुत अच्छा था। इस स्कर्ट में उसके कर्व्स बहुत एलिगेंट लग रहे थे। किसी और पर वो स्कर्ट जैसा भी लगे पर दीपाक्षी पर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपने आप को मिरर में देखा और फिर दूसरी ड्रेस पहनने चली गई। इस बार तो एक ऑफ शोल्डर ट्री ड्रेस पहनकर आई और उसने फिर से आहान से पूछा, ये कैसा लग रहा है? दीपाक्षी आहान से सवाल जरूर कर रही थी पर वो उसके जवाब का इंतजार नहीं कर रही थी। दीपाक्षी को बार बार बहुत सारी ड्रेस चेंज करते हुए आहान से रहा नहीं गया और उसने फाइनली कहा, तुम इनमें से कौन सी ड्रेस लेने वाली हो? कुछ परचेस करोगी भी या नहीं? दीपाक्षी ने मुंह बनाया और फिर रुक गई। उसने बेस्ट लगने वाली ड्रेसेस पिक की और काउंटर पर बिल करवाने के लिए चली गई। दीपाक्षी के पास इस वक्त एक बहुत तेज दिखने वाली औरत खड़ी थी। उसने सरकास्टिक टोन में कहा, आजकल की नई नई लड़कियों के भी पर निकल आए हैं। खाने के लिए भले ही घर में राशन ना हो पर इन्हें कपड़े ब्रांडेड पहनने हैं ताकि लड़कों के साथ हैंग आउट कर सके। आहान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया पर दीपाक्षी ने यह बात सुन ली थी। उसने कहा, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? उस औरत ने उसके सवाल को इग्नोर कर दिया और बिल करवाने के लिए अपने कपड़े काउंटर पर रख दिए। उसने स्टाफ से कहा, इस बार आपका कलेक्शन बहुत अच्छा नहीं है। मेरा तो ज्यादा सामान लेने का मन भी नहीं हुआ। स्टाफ ने उस आदमी की तरफ स्माइल करते हुए देखा और कहा, सॉरी शिफाली मैम, अगले महीने जब नया स्टॉक आएगा तब मैं आपको पर्सनली इन्फॉर्म कर दूंगा। उस लेडी का नाम शिफाली था और वो वहाँ की रेगुलर कस्टमर थी, इसलिए उसे स्टाफ के सारे लोग जानते थे। शिफाली ने कहा, ऑलराइट, वैसे मुझे प्रॉब्लम स्टोर से नहीं बल्कि यहाँ आए कुछ कस्टमर्स से है। उनकी वजह से मेरा सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया है। दीपाली पहले तो उस लेडी से आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी पर यह बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में शिफाली से कहा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप घर पर रहिए। ये पब्लिक स्पेस है और यहाँ पर कोई भी आ सकता है। आपको किसी पर कमेंट करने का बिल्कुल राइट नहीं है। आहान को अभी भी समझ आया था कि वो उसके और दीपाक्षी के बारे में बात कर रही थी। आहान भी गुस्से में वहाँ पर आ गया था। शिफाली ने दीपाक्षी की तरफ देखा और कहा, मैंने तो जो सच है वही कहा।
तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे कपड़े पहनने के बाद अच्छी लगोगी और तुम्हारा स्टेटस बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। तुम डाउन मार्केट हो और हमेशा वही रहोगी। तुम तो अपने पैसों पर शॉपिंग भी नहीं कर सकती हो। दीपाक्षी अब गुस्से में लाल हो गई थी। उसने शिफाली का हाथ पकड़ा और चिल्लाकर कहा, मैं अपने पैसों से ये सब खरीद रही हूँ, सब कुछ मेरा है और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी के पैसों पर ऐश करूँ। अपनी बकवास बंद करो। दीपाक्षी के ऐसे तेवर देखकर शेफाली इरिटेट हो गई और उसने कहा, हटो यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। इतना कहकर उसने दीपाक्षी को धक्का दे दिया, पर दीपाक्षी भी कुछ कम नहीं थी। वो स्टबर्नली शेफाली के आगे आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, नहीं हटूंगी, जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगी तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। जैसे ही दीपाक्षी ने ये बात बोली, शेफाली ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया। डर के मारे दीपाक्षी ने आंखें बंद कर ली। जब कुछ सेकंड्स के लिए कुछ हुआ नहीं, तब उसने आंखें खोली। उसने देखा कि आहान ने शेफाली का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे गुस्से में देख रहा था। आहान ने रूखी आवाज में कहा, इसे सबक सिखाने वाली तुम होती कौन हो? शेफाली ने हाथ छुड़वाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, पर जब तक आहान का मन नहीं हुआ तब तक वो अपना हाथ छुड़वा नहीं पाई। लास्ट में आहान ने उसका हाथ छोड़ दिया। शेफाली ने आहान की तरफ गुस्से में देखा, तुम जैसा फटीचर अब इस लड़की को बचाएगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई हीरो हो? एक बार मिरर में अपना चेहरा देखो, तुम्हारा सारा वहम खत्म हो जाएगा। आहान को यह सब सुनकर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने बहुत काम भी कहा। तुम अमीर हो ना, चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर मेरे पास ज्यादा पैसे हुए तो तुम दीपाक्षी के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगोगी और चुपचाप चली जाओगी। ये बात सुनकर शेफाली हैरत में आहान को देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आहान उसके सामने ऐसी शर्त रखेगा। उसने उन दोनों को घूरा और कहा, पागल, दोनों की दोनों साइको हैं। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगी, पर आहान उसे जाने देने के मूड में नहीं था। वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने स्माइल करते हुए कहा, क्या हुआ? मैं तो फटीचर हूं ना, फिर तुम मुझसे इतनी सी शर्त नहीं लगा सकती? तुम डर रही हो कि तुम एक फटीचर से हार जाओगी? शेफाली ने गुस्से में कहा, शट अप एंड गो अवे। इतना कहने के बाद शेफाली ने उसे धक्का दे दिया और अब स्टाफ मेंबर भी बीच में आ गए थे। सर, ये पब्लिक प्लेस है, आप यहाँ पर कोई तमाशा नहीं कर सकते हैं, स्टाफ मेंबर ने कहा। जब दीपाक्षी ने ये बात सुनी तो उसने गुस्से में कहा, जब ये तमाशा कर रही थी तब आपने कुछ नहीं बोला, अब क्यों बीच में आ रहे हैं? स्टाफ ने दीपाक्षी को इग्नोर किया और आहान से कहा, सर आप प्लीज मैम के साथ आर्ग्यू मत कीजिए, यू आर बीइंग सो अनरीजनेबल। आहान ने अभी भी अपना टोन चेंज नहीं किया था और पोलाइटली कहा, मैं अनरीजनेबल नहीं हो रहा हूँ, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि ये लेडी मेरी जितनी रिच है या नहीं। स्टाफ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, सर अगर आप ऐसे ही जिद करते रहेंगे तो फिर हमको सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। स्टाफ किसी भी कीमत पर अपने रेगुलर कस्टमर को ऑफेंड नहीं कर सकता था, इसलिए वो शेफाली की साइड से ही बोल रहा था, पर उसके सामने कौन था ये वो नहीं जानता था। आहान ने कहा, ये क्लोथ स्टोर है ना, अगर मैं आपके सारे कपड़े खरीद लूं तो फिर तो आप बीच में नहीं बोलोगे ना? ये बात सुनकर स्टाफ के मन में लालच आ गया। अगर आहान ने सारे कपड़े खरीद लिए तो उसे बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा। ये बात सुनकर शेफाली जोर से चिल्लाई, आर यू मैड? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये देखकर दीपाक्षी बहुत घबरा गई और उसने आहान से धीमी आवाज में कहा, हम यहाँ से चलते हैं, वैसे भी हमें कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं। क्या आहान दीपाक्षी की बात मान जाएगा या फिर शेफाली को सबक सिखाकर ही मानेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। दीपाक्षी आहान के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों पहले नाश्ता करते हैं और फिर दीपाक्षी आहान के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। बिलिंग काउंटर पर उनका झगड़ा एक शेफाली नाम की लेडी से हो जाता है। आहान उससे शर्त लगाता है कि अगर उसके पास ज्यादा पैसे हुए तो फिर उसे दीपाक्षी से माफी मांगनी पड़ेगी। जब बहस बहुत बढ़ जाती है तब दीपाक्षी आहान को वहां से चलने के लिए कहती है। ये बात सुनकर आहान ने दीपाक्षी की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी बात मानोगी और अब अपना प्रॉमिस तोड़ रही हो। दीपाक्षी चुप हो गई। वो इस फाइट को और एस्केलेट नहीं करना चाहती थी, पर उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। दीपाक्षी से बात करने के बाद आहान फिर से शेफाली की तरफ देखने लगा। उसने कहा, अब तुम दीपाक्षी से माफी मांगोगी या फिर यहाँ का स्टाफ जबरदस्ती करके तुमसे माफी मंगवाए? आहान की आवाज में गुस्सा था। उसकी आंखें देखकर कोई भी घबरा सकता था। आहान की बात सुनकर शेफाली घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद आहान कोई फटीचर नहीं है। डर के मारे उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया था। शेफाली इस वक्त बहुत एम्बैरेस्ड और हरास फील कर रही थी। आहान ने फिर से रूखी टोन में कहा, क्या सोचा फिर तुमने? शराफत से मानोगी या फिर? शेफाली की बॉडी से जैसे सारी जान निकल चुकी थी। वो जमीन पर बैठ गई और ऐसा लग रहा था जैसे बस रोने वाली है। उसने कहा, मैं क्या? वो सुबक रही थी इसलिए कुछ नहीं बोल पा रही थी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? फिर से कहता हूं, दीपाक्षी से माफी मांगो, आहान ने कहा। शेफाली ने खुद को संभाला और कहा, सॉरी। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वो आहान को जान से मार दे,
और फिर खुद भी मर जाए। आहान ने कहा, ऐसे माफी मांगते हैं? मैं तुमसे दीपाक्षी के पैर पकड़कर माफी मांगने की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर शेफाली को बहुत गुस्सा आने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान अभी भी नहीं मानेगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वहीं दीपाक्षी भी घबरा रही थी। उसे लग रहा था कि आहान ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। दीपाक्षी ने आहान का शर्ट पकड़ा और उससे कहा, जाने दो प्लीज, इसे अपनी गलती का एहसास है। आहान ने दीपाक्षी की तरफ देखा और कहा, तुम कितनी इनोसेंट हो। लगता है तुम भूल गई हो कि इस औरत ने कैसे तुम्हें ह्यूमिलिएट किया था। पर फिर भी दीपाक्षी के लिए उसने शेफाली को माफ कर दिया। उसने कहा, तुमने इस लड़की को इतना कुछ कहा और यही तुम्हें माफ कर रही है। अब दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद शेफाली तुरंत वहां से चली गई। स्टोर में अब सब अपने काम में लग गए थे। जो स्टाफ उन्हें अटेंड कर रहा था अब वो भी और पोलाइट हो गया था। तो उसने दीपाक्षी के सारे आइटम्स का बिल बनाया और उन्हें दे दिया। इसके बाद वो स्टाफ मेंबर आहान के बाकी के कपड़ों के बारे में बताने लगा, जैसे वो उसे याद दिला रहा था कि उसने सारे कपड़े खरीदने की बात की थी। आहान उसकी बातें सुन रहा था, पर वो इतना बेवकूफ नहीं था कि सारे कपड़े खरीद लेता। आहान जब उसकी बातें सुनने के बाद वहां से बिना कपड़ा खरीदे चला गया, तब वो स्टाफ मेंबर उसे घूरने लगा। दीपाक्षी के मन में इस वक्त आहान की एक बहुत अलग इमेज बन गई थी। उसने हमेशा सोचा था कि आहान एक बहुत ही ऑर्डिनरी और लेजी ह्यूमन बीइंग है, पर अब ये सब देखकर दीपाक्षी घबरा गई थी। पूरे रास्ते उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप आहान के साथ चल रही थी। आहान ने ज्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि वो जानता था कि उसका ऐसा ऑरा देखकर वो घबरा गई है और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। होटल पहुंचने के बाद दीपाक्षी बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई और आहान भी अपने रूम में आ गया। ऐसे ही शांति में पूरी रात बीत गई। अगले सुबह आहान ने जर्नी कंटिन्यू करने का फैसला किया। वो नहीं चाहता था कि नीतू पहले पहुंच जाए और उसे उन दोनों का इंतजार करना पड़े। आहान ने दीपाक्षी के रूम का डोर नॉक किया। आज वो अच्छे मूड में थी। शायद उसकी रात का रेस्ट बहुत अच्छा हुआ था। वो अपने घर को भूल चुकी थी। चलें? आहान ने पूछा। हाँ, मैं सामान लेकर आती हूँ। दीपाक्षी ने कहा। इतना कहकर वो रूम में चली गई। अंदर से वो अपना बैकपैक और एक बॉक्स लेकर आई। वो आगे की जर्नी के लिए बहुत एक्साइटेड थी। आहान ने उसे देखा और वहां से निकल गए। उसने दीपाक्षी का सामान नहीं उठाया और सीधा चेकआउट करके कार के पास आ गया। दीपाक्षी का मुंह बन गया। दीपाक्षी ने कहा, अकड़ू इंसान, मेरी मदद भी तो कर सकते थे। आहान को दीपाक्षी के एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दे रहे थे, पर उसने उसकी बात सुन ली थी। इस पर उसने कहा, मैंने सुन लिया है। कार में बैठने के बाद आहान को बहुत अजीब लग रहा था। वो नीतू की प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहा था। वो भले ही आपस में बात नहीं करते थे, पर फिर भी उसकी प्रेजेंस में आहान अच्छा फील करता था। आहान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और कार को मेन रोड पर ड्राइव करने लगा। दीपाक्षी अपने सारे प्रॉब्लम्स और घर से भागने के गम को भूल चुकी थी। वो अपने दोनों तरफ सीनरी एंजॉय कर रही थी और बहुत बोल भी रही थी। आहान को इस वक्त एहसास हुआ था कि दीपाक्षी कितनी नॉइजी थी और कितनी बात करती थी। उसका बहुत बार मन किया कि वो दीपाक्षी को डांटे या फिर उसे कार से उतार दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। अचानक से दीपाक्षी को कुछ नजर आया और उसने कहा, वो क्या है? उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर बॉनफायर के आसपास कुछ लोग डांस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई सेलिब्रेशन चल रहा है। आहान ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है। ना आहान वहां जाना चाहता था और ना ही दीपाक्षी को ले जाना चाहता था, पर दीपाक्षी की एक्साइटमेंट बढ़ चुकी थी। अब वो वहां जाना चाहती थी और देखना चाहती थी। उसने कहा, चलो ना चलकर देखते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। आहान ने स्टर्नली कहा, नो मीन्स नो। पर दीपाक्षी मानने वालों में से नहीं थी। उसने आहान के कंधे पर हाथ रखा और उसे दबाते हुए सिर्फ यही बोल रही थी कि वो वहां जाकर देखना चाहती है। प्लीज प्लीज, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। आहान अपने पहले की फर्मनेस की वजह से मानना नहीं चाहता था। उसने बहुत सोचने के बाद कहा, ठीक है, पर हम तुरंत देखकर वापस आ जाएंगे। दीपाक्षी तुरंत मान गई। उसके लिए थोड़ा सा टाइम भी बहुत था। आहान ने कार को उस डायरेक्शन में मोड़ लिया जिसमें सेलिब्रेशन चल रहा था। वहां पर पहले से बहुत सारी कार्स थी और कुछ कार्स तो बहुत लग्जूरियस भी थी। आहान ने एक खाली स्पॉट देखा और अपनी कार पार्क कर दी। दीपाक्षी तुरंत कार से नीचे उतर गई और आगे जाने लगी। आहान भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। बॉनफायर उस खाली ग्राउंड के बीचों बीच था। वहां पर कुछ रॉक्स थे और कुछ सूखे झाड़ थे। 100 के आसपास आदमी और औरतें उस बॉनफायर के अराउंड डांस कर रहे थे और बाकी लोग सर्कल बनाकर खड़े देख रहे थे। आहान और दीपाक्षी उनके पास पहुंच गए थे। दीपाक्षी भीड़ में से निकलकर आगे जा रही थी जहां पर डांस चल रहा था। आहान भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। एक जगह पर रुककर आहान ने वहां के लोकल दिखने वाले आदमी से पूछा, यहाँ पर क्या चल रहा है? उस आदमी ने कहा, इस वक्त हम प्रे कर रहे हैं। ये डांस जो हम कर रहे हैं इसे ब्लेसिंग डांस कहते हैं। आहान ने पूछा, आप किसके लिए प्रे कर रहे हैं? उस आदमी ने कहा, ज्यादातर तो हम प्यार के लिए प्रे करते हैं, पर बाकी कोई भी चीज हो सकती है। आहान ने उस लोकल को थैंक यू कहा और फिर दीपाक्षी की तरफ देखकर वो कुछ बोलना चाहता था, पर उसने देखा कि दीपाक्षी वहां नहीं है। उसे ढूंढते ढूंढते आहान आगे आ गया था। दीपाक्षी एक जगह पर बैठकर सामने डांस देख रही थी।
उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत अलग खुशी थी। आहान उसके पास आया और उसने कहा, अब तो तुमने देख लिया कि यहाँ क्या चल रहा है, अब चलते हैं। दीपाक्षी ने मना कर दिया और कहा, नहीं, थोड़ी देर और रुकते हैं ना प्लीज। आहान को लगा कि मना करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो मान गया। दीपाक्षी अब और भी खुश हो गई थी। उसने आहान का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठा दिया। इसके बाद उसने कहा, देखो ये कितना ब्यूटीफुली डांस कर रहे हैं। बॉनफायर के आसपास कितनी अच्छी शैडो बन रही है। सब कुछ कितना ग्रेसफुल लग रहा है ना। आहान दीपाक्षी की जितना एंग्रोज नहीं था, पर फिर भी वो बहुत एंजॉय कर रहा था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा था। जब दीपाक्षी से ज्यादा देर कंट्रोल नहीं हुआ, तब उसने आहान का हाथ पकड़ा और कहा, चलो ना हम भी चलकर डांस करते हैं, बहुत मजा आएगा। दीपाक्षी को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था, पर वो नहीं जानती थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। आहान ने जैसे ही दीपाक्षी को समझाने की कोशिश की कि तभी उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे बॉनफायर के पास ले गई। आहान उसे कुछ बता नहीं पाया और जो लोग पहले से डांस कर रहे थे, उन लोगों ने उन दोनों के लिए भी जगह बना दी थी। उन लोगों ने उन दोनों को स्माइल के साथ वेलकम किया था। वो दोनों भी अब उनके साथ डांस कर रहे थे। दीपाक्षी ने उनका डांस बहुत गौर से देखा था, इसलिए उसे रिदम समझ आ गई थी और आहान ने भी उनके स्टाइल को जल्दी कैच कर लिया था। दोनों ऐसे डांस कर रहे थे जैसे बहुत वक्त से इस ट्रेडिशन के बारे में जानते हो। बीच बीच में दीपाक्षी और आहान की बॉडीज आपस में पास आ रही थी। आहान को उसकी फ्रेग्रेंस फील हो रही थी। दीपाक्षी ने आंखें बंद कर ली थी और बस अपनी धुन में डांस कर रही थी। वो कभी इंटेंशनली और कभी अनइंटेंशनली आहान के करीब आ रही थी। बहुत देर तक सब कुछ शांत होने लगा। म्यूजिक भी धीरे होते जा रहा था। दीपाक्षी ने आंखें खोलकर आहान को देखा, पर वो उसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। आहान ने सब नोटिस नहीं किया। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ और चल रहा था। वो सोच रहा था कि ये लोग इतना डांस कर रहे हैं, फिर भी थके क्यों नहीं है। आहान तो मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए इतना जल्दी नहीं थक सकता था, पर दीपाक्षी और बाकी लोग भी फुल ऑफ एनर्जी में थे। इस वजह से आहान को बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा था। आहान ने दीपाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब ले आया। आहान उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहता था। दीपाक्षी ने भी रेजिस्ट नहीं किया और आहान के गले में हाथ डालकर डांस करने लगी। उसके इस जेस्चर से आहान हैरान हो गया था। वो अब काफी दिनों से एक दूसरे को जानते थे, पर उसे नहीं पता था कि दीपाक्षी ऐसा करेगी। आहान ने उसका चेहरा और आंखें अच्छे से ऑब्जर्व की। आहान को कुछ बहुत अजीब लग रहा था। दीपाक्षी की बॉडी हीट अप हो गई थी। आसपास सब लोगों का यही हाल था, पर किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया था। अचानक से आहान को महसूस हुआ कि उसकी बॉडी भी हीट अप हो रही है। आहान ने अपनी बॉडी को हिलाया और अपने आप को नॉर्मल किया। आहान ने सोचा कि कहीं हवा में तो कुछ नहीं है जिसकी वजह से उसे ये महसूस हो रहा है। क्या बॉनफायर की वजह से हवा में कुछ था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। दीपाक्षी फाइट बढ़ाना ही चाहती है, पर आहान नहीं मानता। वो शिफाली को सॉरी बोलने पर मजबूर कर देता है। दीपाक्षी आहान का ये रूप देखकर बहुत घबरा जाती है। अगले दिन दोनों अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में उन्हें एक जगह पर सेलिब्रेशन नजर आता है और दीपाक्षी वहां जाने की जिद करती है। डांस के दौरान आहान को लगता है जैसे हवा में कुछ है और सब नशे में डांस कर रहे हैं। आहान ने अपना सिर झटका और खुद को सोबर करने लगा। उसे विश्वास हो गया था कि हवा में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से सब डांस कर रहे थे और कोई थक नहीं रहा था। अचानक से आहान को एहसास हुआ कि उसे कोई हक कर रहा है। आहान ने देखा कि दीपाक्षी ने उसे टाइटली हक किया हुआ था और डांस कर रही थी। आहान को यह जगह सही नहीं लग रही थी और वो जल्द से जल्द दीपाक्षी को लेकर वहां से निकलना चाहता था। वो जैसे ही वहां से ले जाने लगा उसे, दीपाक्षी ने उसे रोक लिया और बाकी लोग भी उनके आसपास आ गए थे। दीपाक्षी आहान को छोड़ना नहीं चाहती थी और उसकी ऐसी हालत देखकर आहान भी दीपाक्षी को छोड़ नहीं पा रहा था। उसने दीपाक्षी को पकड़ा और उसके साथ डांस करने लगा। उनके निकलने के सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके थे। दोनों एक दूसरे को हक करके डांस कर रहे थे। इसके बाद दोनों को कुछ याद नहीं आ रहा था। अगली सुबह आहान अचानक से उठा, जैसे उसने कोई बुरा सपना देख लिया था। आहान की आंखें लाल थी और उसका सिर थोड़ा सा भारी था। आहान ने सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स किया और उसके बाद उसने दीपाक्षी को देखा। आहान की वजह से दीपाक्षी की आंख भी खुल गई थी। वो भी उठकर बैठ गई थी। दीपाक्षी को ज्यादा कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। वो बस आहान को देखकर शर्मा रही थी। आहान इस वक्त बहुत परेशान था। उसे लग रहा था जैसे कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है और अगर ऐसा हुआ तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आहान ने देखा कि आसपास बहुत सारे लोग थे जो अब उठ रहे थे। सब अपने बिलोंगिंग्स चेक कर रहे थे और फिर वहां से चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उनके लिए बहुत नॉर्मल था। आहान कुछ देर वहीं बैठा रहा और उसने सोचा कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब वो श्योर हो गया कि वो और दीपाक्षी बिल्कुल ठीक हैं, तब उसने चैन की सांस ली। इसके बाद दोनों वहां से निकल गए। आहान लगातार बीती हुई रात को रिकॉल कर रहा था। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या कल उसके साथ कुछ अजीब हुआ था। आहान जितना रात के बारे में सोचता रहा, उसे कुछ अजीब हादसा तो याद नहीं आता, पर उसे दीपाक्षी की बॉडी की वार्मथ जरूर याद आती। उसकी आंखों के सामने दीपाक्षी का स्माइलिंग फेस, उसकी फ्रेग्रेंस और उसका डांस याद आ रहा था। आहान ने दीपाक्षी की तरफ देखा, पर कल रात की वजह से वो आहान से नजरें चुरा रही थी। आहान को भी अजीब लग रहा था, इसलिए
उसने भी कोई बात नहीं की। वो आराम से कार ड्राइव कर रहा था, पर कल रात के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। आहान ने एक पल के लिए वापस उस जगह पर जाने के बारे में सोचा, पर क्योंकि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए आहान ने यह प्लान ड्रॉप कर दिया था। ड्राइव करते करते रात का वही टाइम हो गया था जब वो लोग बॉनफायर के पास पहुंचे थे और डांस करने लगे थे। जैसे ही वो टाइम हुआ, दीपाक्षी की बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट करने लगी। उसके सारे होश उड़ गए थे और सीट पर बैठे बैठे झूम रही थी। आहान ने ये जब देखा तब उसने दीपाक्षी से कहा, क्या हुआ दीपाक्षी, ये तुम क्या कर रही हो? उसने आहान को इग्नोर किया और बस झूम रही थी। कार की वजह से उसके मूव्स रेस्ट्रिक्ट हो रहे थे, पर वो जितना डांस कर पा रही थी उसने किया। ये देखकर आहान बहुत परेशान हो गया और वो जोर से चिल्लाया, दीपाक्षी ये क्या मजाक है, बंद करो अपना डांस। दीपाक्षी पर अभी भी कोई असर नहीं हो रहा था। उसके डांटने के बाद भी जब दीपाक्षी नहीं रुकी तब उसकी परेशानी और भी बढ़ गई थी। उसने दीपाक्षी की तरफ देखा, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई नशे में है। आहान ने तुरंत कार को साइड में पार्क किया और भागकर दीपाक्षी के पास आ गया। उसने तुरंत दीपाक्षी को कार से निकाला और जमीन पर लेटा दिया। वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। दीपाक्षी, दीपाक्षी। आहान ने बहुत बार उसका नाम लिया और गाल को पैट कर रहा था, पर दीपाक्षी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अचानक से दीपाक्षी ने अपने हाथ आहान के गले में डाले और अपनी बॉडी को मूव करने लगी। आहान ने उसके हाथ को अपने से दूर किया और अपने दोनों हाथों की मदद से उसके हाथ जमीन पर पकड़ लिए। जैसे ही ये हुआ, दीपाक्षी को होश आ गया और अपने आप को इस हालत में देखकर वो बहुत डर गई। दीपाक्षी को लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा था। वो जोर से चिल्लाई, क्या कर रहे हो आप, छोड़ो मुझे। आहान के इरादे बिल्कुल गलत नहीं थे, इसलिए उसने तुरंत दीपाक्षी को छोड़ दिया। दीपाक्षी ने अपने आप को संभाला और फिर आहान की तरफ देखने लगी। उसने पूछा, आप मेरे साथ क्या कर रहे थे? उसे पूरी तरह होश में देखने के बाद आहान ने चैन की सांस ली और फिर कहा, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा था? मुझे कैसे पता होगा? दीपाक्षी ने कहा, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। आहान ने कहा, ऐसे किसी लड़की को कंट्रोल में लाकर कौन बचाता है? दीपाक्षी ने कहा। इस वक्त वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। आहान ने सोचा कि ये सब शायद कल की वजह से हो रहा था। आहान उसे बहुत क्लोजली देखने लगा। ये देखकर दीपाक्षी ने कहा, आप क्या देख रहे हो? आप बहुत बुरे हो और मैं अब आपके साथ आगे जर्नी कंटिन्यू नहीं करना चाहती। इतना कहने के बाद दीपाक्षी कार में भाग गई। आहान को इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उसने सोचा, कुछ तो बहुत अलग है, मुझे वापस वहां जाकर पता करना चाहिए। उस बॉनफायर सेलिब्रेशन में कोई तो गड़बड़ थी। सब कुछ अच्छे से सोचने के बाद आहान भी कार में बैठ गया। इस वक्त दीपाक्षी कार में पैर सीट पर रखकर बैठी हुई थी और उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जता रही हो कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। आहान ने सोचा कि वो उससे पूछे कि अभी उसे क्या हुआ था, पर वो जानता था कि दीपाक्षी शायद कोई जवाब नहीं दे पाएगी, इसलिए उसने जेंटल टोन में कहा, अभी जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे बस तुम्हें बचाने की जल्दी थी। आहान की बात सुनने के बाद दीपाक्षी थोड़ा शांत हो गई। उसने आहान की तरफ देखा और पूछा, क्या सच में आप कुछ गलत नहीं कर रहे थे? आहान ने जवाब दिया, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं कसम भी खा सकता हूँ। नो नो, आई बिलीव यू। दीपाक्षी ने कहा और आराम से सीट का सहारा लेकर बैठ गई। इसके बाद उसने कहा, अभी क्या हुआ था? मुझे नींद आ गई थी ना। आहान ये बात सुनकर शॉक था। उसने कंफ्यूजन में पूछा, तुम्हें सच में याद नहीं कि तुमने अभी क्या किया था? दीपाक्षी ने ना किया और कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। आहान ने जब दीपाक्षी की बात सुनी तब उसने फैसला किया कि वो वापस उस जगह पर जाएगा। आहान ने तुरंत कार टर्न की और बॉनफायर वाले ग्राउंड की तरफ जाने लगा। उसे विश्वास हो गया था कि वहां पर कुछ तो गड़बड़ थी। उसने रास्ते में दीपाक्षी को बहुत बार शांत किया। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए उन्होंने कार में कुछ देर रेस्ट किया। सुबह होते ही वो लोग जल्दी उस जगह के लिए निकल गए थे। अचानक से दीपाक्षी ने कहा, ये अजीब चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही है? आपको तो कुछ नहीं हो रहा? दीपाक्षी का सवाल गलत नहीं था। आहान ने भी उसके साथ डांस किया, पर उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। उसने कुछ सोचा और जवाब दिया, शायद मेरी बॉडी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो रहा। दोनों को ये एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा रीजनेबल लग रहा था। थोड़ी देर में वो लोग उस जगह पर पहुंच गए थे। इस वक्त कुछ लोग बॉनफायर की तैयारी कर रहे थे और कुछ लोग वहां ऑडियंस के रूप में थे। वहीं पर कुछ सिमिलर लग्जरी कार्स भी थी, और आहान ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। उसने आसपास देखा, सब कुछ बहुत सिंपल और हार्मोनियस था। उसने मन में सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं जो दीपाक्षी के साथ हो रहा है, वो किसी और के साथ हुआ ही नहीं। आहान ने सोचा कि उसे किसी से बात करनी होगी, तभी उसे सच का पता चल सकता है। तभी उसे एक आदमी नजर आया। उसने उससे पूछा, आप यहाँ रोज आते हो? उस आदमी ने आहान को गौर से देखा और फिर कहा, हाँ, और यहाँ रोज आना भी चाहिए, अब भी आया करो। आहान ने फिर पूछा, क्यों? आप यहाँ रोज क्यों आते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, क्यों का क्या मतलब है? हम यहाँ भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं। जब हमारी प्रेयर सुन ली जाएंगी हम यहाँ नहीं आएंगे।
आहान को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए आहान ने गिव अप कर दिया और वापस कार की तरफ आ गया। दीपाक्षी इस वक्त कार में बैठी थी और आहान ने उसे बाहर आने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि दीपाक्षी को कोई भी तकलीफ हो। जब वो वापस आया तब दीपाक्षी ने पूछा, क्या हुआ, कुछ पता चला? आहान ने जवाब दिया, नहीं, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग भी यहाँ फंसे हुए हैं और अब जो होगा रात के सेलिब्रेशन के टाइम ही पता चलेगा। दोनों शाम तक कार में ही बैठे थे। कुछ देर बाद बॉनफायर शुरू हो गई। आहान कार से बाहर आ गया। कुछ देर में म्यूजिक भी शुरू हो गया। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, सब लोग झूमने लगे और डांस करने लगे। आहान को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने पहले एयर इनहेल की और अंदाजा लगाने की कोशिश की कि कहीं प्रॉब्लम हवा में तो नहीं है। इसके बाद आहान ने सोचा कि शायद म्यूजिक की वजह से हो रहा था। उसने वहां खड़े एक आदमी से पूछा, आप डांस करने क्यों नहीं जा रहे? उसने जवाब दिया, मेरे पास कोई डांस पार्टनर नहीं है, बिना पार्टनर के मैं यहाँ डांस नहीं कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर आहान बहुत हैरान था। वो समझ गया था कि वहां पर सब लोग डांस करना चाहते थे, पर सिर्फ वही लोग डांस कर पा रहे थे जिनके पास पार्टनर्स हैं। आहान कुछ पता कर पाता उससे पहले दीपाक्षी वहां पर आ गई। उसे वहां देखकर आहान ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसने आहान का हाथ पकड़ा और कहा, चलो चलकर डांस करते हैं। आहान कुछ बोल पाता उससे पहले ही दीपाक्षी उसका हाथ पकड़कर उसे सेंटर में खींच रही थी। जब आहान ने अपने आप को स्टिफ कर लिया तब दीपाक्षी की बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट करने लगी। ये देखकर आहान को गिव इन करना पड़ा और वो डांस करने चला गया। आहान को भी सेंटर में जाने की जरूरत थी, तभी वो पता लगा पाता कि आखिर वहां हो क्या रहा था। क्या आहान इस हेलोसिनेशन का पता लगा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आहान और दीपाक्षी एक दूसरे को हक करके बहुत देर तक डांस करते रहे और फिर वो सो गए। आहान को समझ नहीं आया कि वहां क्या हो रहा है। दोनों वहां से चले गए। रास्ते में रात को अचानक से दीपाक्षी झूमने लगती है। आहान उसे संभालता है। फिर मामले की तह तक जाने के लिए वो फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर आहान को लगता है कि म्यूजिक में कुछ है। तभी दीपाक्षी आती है और आहान को खींचकर डांस फ्लोर पर ले जाती है। डांस फ्लोर पर पहुंचते ही दीपाक्षी में पूरी एनर्जी भर गई थी। उसने आहान को अपनी तरफ खींचा और उसकी बॉडी के आसपास डांस करने लगी। दीपाक्षी को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रही थी। आहान भी डांस कर रहा था, पर उसने अपने मूव्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो आसपास नजरें गड़ाए बैठा था। उसने देखा कि सब लोग वहां डांस कर रहे थे और बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। वो लोग इस तरह डांस कर रहे थे जैसे नशे में हो। सब लोग बहुत खुश भी नजर आ रहे थे। कुछ लोगों ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी और बस रिदम के साथ मूव कर रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा था और बॉनफायर ज्यादा चमकने लगी। इसके बाद तो सब लोगों में एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई। दीपाक्षी भी इन लोगों से अलग नहीं थी। वो भी अनकॉन्शियसली आहान को हक करके डांस कर रही थी। आहान ने दीपाक्षी को सोबर करने की कोशिश की और कहा, दीपाक्षी, दीपाक्षी उठो। पर उसकी तरफ से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो अभी भी डांस कर रही थी। आहान ने सोचा कि वो उसे हिलाएगा, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दीपाक्षी लगातार डांस कर रही थी। आहान ने अपने आसपास देखा, सब इसी नशे में थे और एक ही धुन में डांस कर रहे थे। अब आहान से रहा नहीं गया और उसने सोच लिया कि ये सब म्यूजिक की वजह से हो रहा है। जब दीपाक्षी से वो दूर हो गया, उसकी दूर जाते ही दीपाक्षी दूसरे लड़के के साथ डांस करने लगी जिसके पास ऑलरेडी एक पार्टनर थी। अब तीनों एक साथ डांस कर रहे थे। आहान ने उसे इग्नोर किया और फिर स्पीकर्स के पास चला गया। उसने सबसे पहले इधर उधर देखा। वो देखना चाहता था कि स्पीकर्स के साथ छेड़छाड़ करते देख कोई उसे रोकने आता है या नहीं। जब कोई नहीं आया तब आहान ने पहला स्पीकर बंद किया। लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही कोई उसे रोकने के लिए आया। एक एक करके आहान ने तीनों स्पीकर बंद कर दिए, पर फिर भी वहां का माहौल ज्यादा नहीं बदला। वो वहां पर खड़ा रहा और सब ऑब्जर्व करने लगे। अब लोग रिदम में डांस नहीं कर रहे थे और सब कुछ बहुत कियोटिक हो गया था। उन्होंने जब म्यूजिक बंद होने के काफी देर बाद भी डांस करना बंद नहीं किया, तब आहान ने फिर से स्पीकर्स ऑन कर दिए। जैसे ही म्यूजिक फिर से बजना शुरू हुआ, सब ने रिदम में डांस करना शुरू कर दिया था। आहान ने गहरी सांस ली और फिर से डांस फ्लोर पर आ गया, जहाँ पर दीपाक्षी दो अनजान लोगों के साथ इंटीमेटली डांस कर रही थी। आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींचा और उसके साथ डांस करने लगा। वो उसकी फ्रेग्रेंस से बहुत अट्रैक्ट हो जाता था। उसके साथ डांस करते वक्त आहान सब भूल गया था और अब बस उसका ध्यान सिर्फ डांस में था। आहान अपना मकसद तक भूल गया था। पहले की तरह फिर से दोनों वहीं सो गए थे। जब सुबह का सूरज चमकने लगा तब आहान की आंखें खुली। उसे पिछले दिन की सारी बातें याद नहीं आ रही थी, पर कुछ बातें याद थी। इस बार आहान को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई थी। उसने देखा कि दीपाक्षी और उसके पास बहुत सारे लोग अभी भी सोए हुए थे। बॉनफायर पूरी तरह से जल चुकी थी। पहले के मुकाबले आहान अब थोड़ा बेटर फील कर रहा था। हालांकि वो नहीं जानता था कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था और वो बेहोश कैसे हो गया था, पर फिर भी आहान का मन शांत था। कुछ देर बाद दीपाक्षी भी उठ गई। उसके जहन में अभी भी रात की कुछ बातें ताजा थी, इसलिए वो बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी। उसने एक बार भी आहान से नजरें नहीं मिलाई थी। आहान ने उससे पूछा, तुम्हें याद है कल क्या हुआ था?
दीपाक्षी का चेहरा लाल हो गया था। उसने कहा, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। जो भी हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आहान जानता था कि यह सब नशे की वजह से हुआ था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और ना ही दीपाक्षी को जज किया। पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि शाम होते ही उसकी बॉडी डांस क्यों करने लगती है। आहान नहीं जानता था कि दीपाक्षी हमेशा ऐसी ही रहे, इसलिए उसका इस मामले को सॉल्व करना बहुत जरूरी हो गया था। उसने दीपाक्षी को देखा और कहा, हम कुछ दिन यहीं रुकेंगे। दीपाक्षी कंफ्यूज थी। उसने कहा, क्यों? हमें नीतू दीदी को ढूंढने नहीं जाना है? उसे अभी भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। आहान ने जवाब दिया, नहीं, पहले यहाँ के कुछ मैटर्स हैं जो मुझे सॉल्व करने हैं। हम पास के शहर में जाकर फ्रेश होंगे और फिर शाम को यहाँ पर आएंगे। दीपाक्षी ने सोचा कि उसके साथ क्या हुआ था और उसने क्या किया था। वो इस बात के लिए मना करना चाहती थी क्योंकि उसके हिसाब से ये सब उसके जैसी खानदानी लड़की को शोभा नहीं देता है, पर फिर भी उसे ये सब जानना था, इसलिए वो आहान की बात मान गई। होटल में चेक इन करने के बाद दोनों फ्रेश हो गए। दोनों को बहुत सुकून मिल रहा था। इसके बाद दोनों ने खाना खाया और फिर शाम होने का इंतजार करने लगे। करीब 4 बजे वो दोनों फिर से उस बॉनफायर की जगह पर पहुंच गए। आहान कोई भी डिटेल मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए जल्दी वहां आ गया था। उसने नोटिस किया था कि वहां पर रोज नए चेहरे दिखाई देते हैं, कुछ पुराने चेहरे भी थे। वो सब बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। वो एक भी डिटेल मिस नहीं करना चाहता था। जब सूरज ढलने वाला था तब कोई ट्रक के पास गया और लकड़ियां निकालने लगा। ये लकड़ियां बॉनफायर के लिए थी। आहान ने ये देखा और उस आदमी को रोकने लगा। उसके मन में आया, कहीं लकड़ियों में तो कुछ नहीं है। जब वो उस आदमी को रोक रहा था तब उस आदमी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम? आहान ने उसे पकड़ा और कहा, तुम्हें ये लकड़ियां यहाँ लाने के लिए किसने कहा? उस आदमी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, मुझे तो ये लकड़ियां यहाँ लाने के लिए पैसे मिलते हैं। ये मेरा काम है, इसमें कुछ गलत या खतरनाक थोड़ी है। आहान ने उसे गौर से देखा। वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसने उससे पूछा, तुम ये लकड़ियां रोज यहाँ लाते हो? उस आदमी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कहा, हाँ, 1 महीने से यहाँ पर ये शोर शराबा चल रहा है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये लोग करते क्या रहते हैं। आहान ये बात सुनकर सरप्राइज हो गया। उसने नहीं सोचा कि ये लगभग 1 महीने से चल रहा है। उसने उस आदमी से पूछा, तो यहाँ कुछ अजीब नहीं होता? उस आदमी ने जवाब दिया, सब यहाँ नाचते रहते हैं, ऐसे अजीब क्या हो सकता है? आहान ने फिर से पूछा, नहीं मतलब कोई मिसिंग या फिर इंजर्ड लोग हो, कोई किडनैपिंग या शायद मर्डर? उस आदमी ने इरिटेट होते हुए पूछा, अच्छा, मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, मुझे अभी बॉनफायर सेट करना है। आहान ने कहा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आहान ने जब लकड़ियों को हाथ लगाया तब उसमें कुछ भी अलग नहीं था। उसने एक बार फिर पूछा, तुम ये लकड़ियां लेकर कहाँ से आए हो? उस आदमी ने कहा, पास में एक लॉगिंग फील्ड है, वहां से। अब तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? यहाँ आए हो तो शांति से सेलिब्रेशन एंजॉय क्यों नहीं करते? आहान ने इसके आगे कुछ नहीं बोला। उसने उस आदमी की बॉनफायर सेट करने में मदद की और इसके बाद वो 6 बजने का इंतजार करने लगा। 6 बजे उस आदमी ने बॉनफायर पर तेल डाला और आग लगाकर वहां से चला गया। उसने वहां रुककर बाकी लोगों की तरह डांस नहीं किया। जैसे ही बॉनफायर शुरू हुआ, फिर से सब लोग डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर आ गए। दीपाक्षी भी आहान के साथ फ्लोर पर आ गई थी। 2 बार एक्सपीरियंस करने के बाद आहान ने सोचा कि उसकी बेहोशी का कारण शायद बॉनफायर के बुझ जाने के बाद वाली स्मेल था। आहान इस वक्त दीपाक्षी के फ्रेग्रेंस से बहुत अट्रैक्ट हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो भी इस पागलपन का हिस्सा बन चुका था। बहुत देर तक आहान होश में रहा, पर फिर कब वो मदहोशी में डांस करने लगा उसे समझ नहीं आया। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो बस फिर से एक बार ट्राई कर सकता था, शायद उसे अगली बार कोई अलग रिजल्ट मिल जाए। अगली सुबह जब बारिश की छींटें उस पर पड़े तब उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि हमेशा की तरह सब लोग सोए हुए हैं। उसने अपने पास से सोई हुई दीपाक्षी को देखा, पर वो वहां पर नहीं थी। उसे वहां न देखकर आहान बहुत परेशान होकर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। उसने पूरा एरिया छान लिया, पर दीपाक्षी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। दीपाक्षी गायब हो गई थी। उसके सोने के बाद वहां पर क्या हुआ था, इसका आहान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शायद उसे उस वक्त ही कुछ लोग उठाकर ले गए होंगे। आहान बाहर बेचैन हो रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दीपाक्षी कहाँ है और वो सेफ है या नहीं। आहान इस वक्त कुछ नहीं जानता था। बारिश पड़ रही थी, इसलिए सब लोग उठ गए थे। सब लोगों ने अपने बिलोंगिंग्स चेक किए और वहां से जाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब लोग रात को वहां पर एंजॉय करने जाते हैं और फिर सुबह उठकर अपने काम पर निकल जाते हैं। कुछ लोग कार में बैठकर निकल गए थे और कुछ लोग अभी भी वहीं पर थे। आहान ने कुछ लोगों से दीपाक्षी के बारे में और वहां आखिर क्या होता था इसके बारे में पूछा, पर सब जल्दी में थे, इसलिए किसी ने उससे ढंग से बात नहीं की थी। सब कपल्स थे, इसलिए आहान जानना चाहता था कि किसी और की वाइफ या पार्टनर उसकी तरह गायब हुई है या नहीं। आहान को एक आदमी अकेले जाते हुए दिखा। भागकर उसके पास गया वो और उसने पूछा, आप यहाँ अकेले आए थे? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपने वाइफ के साथ आया था। आहान को लगा कि शायद ये आदमी उसे कुछ बता देगा, इसलिए उसने पूछा, तो अब वो कहाँ पर है?
उस आदमी ने स्माइल किया और कहा, उसे भगवान ने चूज किया है, अब वो उनके पास है और वापस लस होकर आएगी। आहान को ये सब बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने पूछा, चूज किया है मतलब? वो भगवान के पास गई है, इन सब का मतलब क्या है? उस आदमी ने कहा, मतलब क्लियर है, वो भगवान के पास गई है, भगवान ने ब्लेस करने के लिए उसे चूज किया है। इसके बाद आहान ने कहा, क्या आपको पता है भगवान कहाँ है? उस आदमी ने नाम में गर्दन हिलाई और कहा, वो एक सीक्रेट है, उनके बारे में आम लोग नहीं जान सकते हैं। आहान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे दीपाक्षी की बहुत फिक्र हो रही थी। कुछ सोचने के बाद उसने फिर से पूछा, तो फिर आपको कैसे पता कि वो वापस आ जाएगी? क्या ऐसे पहले भी हुआ है? उस आदमी ने कहा, हाँ। क्या आहान इन सब के बारे में पता लगा पाएगा? क्या वो दीपाक्षी को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। दीपाक्षी में एनर्जी आ जाती है और फिर वो दोनों फिर से डांस करना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तब दोनों को पिछले दिन का थोड़ा बहुत याद आता है। आहान फैसला करता है कि वो कुछ दिन यहाँ रुकेगा और मामले की तह तक जाकर रहेगा। अगले दिन भी वही सब होता है, पर जब वो सुबह उठता है तब दीपाक्षी उसके पास नहीं होती है। वो गायब लड़की के बारे में एक आदमी से पूछता है, जो उसे बताता है कि उसकी पत्नी भगवान के पास गई है और 2 दिन में वापस आ जाएगी। आहान को ये सब बातें सुनकर बहुत हैरानी हो जाती है। उसे लग रहा था कि क्या जो उन लड़कियों को लेकर जा रहा था वो एक्सपोज होने से डरता नहीं था, या फिर वो बिल्कुल श्योर था कि वो लोग आने के बाद उसके बारे में कुछ बताएंगे नहीं। आहान ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन गया था और फिर वापस आ गया? उस आदमी ने ज्यादा नहीं सोचा और आहान को उस लड़की का एड्रेस दे दिया। आहान उस एड्रेस पर पहुंचा। उसने आसपास देखा और फिर उसने दरवाजा नॉक किया। किसी ने तुरंत दरवाजा खोल लिया। दरवाजा खोलने वाली एक अपने 20s में लड़की थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। कोई अगर उसे एक बार देख लेता तो फिर वो अपनी नजरें नहीं हटा सकता था। आहान ने मन में सोचा, शायद वो लोग खूबसूरती की वजह से लड़कियों को उठाकर ले आते हैं। दीपाक्षी भी तो बहुत खूबसूरत है। उस लड़की ने कहा, जी, आप कौन हैं? आपको कुछ काम है? आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप बॉनफायर पार्टी में थी ना, आपको याद है? उस लड़की ने आहान को देखा और हाँ में अपना सर हिला दिया। आहान ने कहा, मेरा नाम आहान है, मैं भी उस सेलिब्रेशन में मौजूद था। मेरी वाइफ गायब हो गई है और मैं उसके बारे में पता करना चाहता हूँ। आप मेरी भगवान को ढूंढने में मदद करेंगे? जब उसने ये बात सुनी तब उस लड़की ने आहान को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर आहान को घर में इनवाइट किया। इसके बाद उसने उसे बैठने के लिए कहा और चाय ऑफर की। इसके बाद उसने धीरे से कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आपको तो थैंकफुल होना चाहिए कि भगवान ने आपकी वाइफ को चूज किया है। वंडरफुल चीजें उनका इंतजार कर रही हैं। आहान को ये सब बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने तुरंत पूछा, मैंने सुना है कि आप वहां से आई हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्या जगह है? आप मुझे वहां लेकर जा सकती हैं? उस लड़की ने नाम में गर्दन हिलाई और कहा, नहीं, उस जगह के बारे में कोई नहीं जानता है और ना किसी को जानना चाहिए। सब बहुत मीनिंगलेस है। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने इसे कैसे ब्रेन वॉश किया था कि वो कुछ बताना ही नहीं चाह रही थी। आहान ने सोचा और कहा, अगर मैं आपको इस इंफॉर्मेशन के बदले पैसे दे दूं तो आप कितना भी अमाउंट बोल सकती हैं, मैं वो अमाउंट देने के लिए तैयार हूं। आहान ने ये बात इसलिए बोली थी क्योंकि वो अपने बारे में मिस्टीरियस फीलिंग देना चाहता था। वो देखना चाहता था कि वो लड़की उसकी बात मानती है या नहीं। उस लड़की ने कहा, मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैसों से खरीदी जा सके। ये बहुत स्पेशल, इम्पोर्टेंट और मिस्टीरियस इंफॉर्मेशन है। उस जगह ने मुझे बहुत अच्छा फील कराया था, इसलिए मैं उसे बिट्रे नहीं कर सकती हूँ। उसकी बातें सुनकर आहान सोच में डूब गया। उस जगह ने उस लेडी को बहुत कंफर्टेबल फील करवाया था और आहान को कुछ क्लियरली समझ नहीं आ रहा था। आहान ने कहा, मैं आपको 10 लाख रुपए दे सकता हूँ, इतने में तो आप मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे ही सकती हैं। ये अमाउंट सुनकर वो लड़की हैरान हो गई थी। उसने आहान की तरफ देखा और कहा, प्लीज मुझे पैसों का लालच मत दीजिए, मैं उन फीलिंग्स के साथ धोखा नहीं कर सकती हूँ। आहान ने अमाउंट बढ़ा दिया। उसने कहा, 15 लाख, मैं अभी वो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। उसने कहा और अपना फोन निकाला। ये अमाउंट सुनकर वो लड़की और हैरान हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई वो जगह जानने के लिए इतने पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। उसने पूछा, आप सच में मुझे इस इंफॉर्मेशन के लिए 15 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो? आहान ने हाँ कर दिया और फिर वो लड़की थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। आहान ने सोचा कि वो इतने पैसे देने के लिए तैयार है, फिर भी ये लड़की नहीं मान रही। ऐसा क्या जादू किया है उन लोगों ने? इस वक्त आहान के लिए दीपाक्षी का पता करना बहुत जरूरी था क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी थी। जब वो लड़की नहीं मानी तब आहान के पास अमाउंट बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा, 20 लाख रुपए। इतने से इंफॉर्मेशन के लिए मैं 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अब तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा, तुम मुझे बता ही सकती हो। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर उसने अपने ड्रेस से कोने को पकड़ लिया।
उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार है। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, पर फिर जब अहान ने उससे उसका अकाउंट नंबर पूछा तब उसे विश्वास हो गया था। उसने टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठाया और पानी पीने के बाद कहा, मैं आपको उस जगह के बारे में बता सकती हूँ, पर आप किसी को बताना मत कि मैंने बताया है। अहान उसका डर समझ गया था। उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वैसे भी मैं आपका नाम तक नहीं जानता हूँ। उस लड़की ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर कहा, जब मैं वहां से बाहर आई तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं वहां वापस कभी जाऊंगी। इसके बाद वो लड़की अहान को उस जगह पर ले जाने लगी। उसके दिमाग में बहुत ब्लरी सी इमेज थी, पर फिर भी वो अहान को लीड कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक प्राइवेट एरिया के पास पहुंचे। वो जगह चारों तरफ से फेंस से प्रोटेक्टेड था और हर तरफ सीसीटीवी लगा हुआ था। अहान ने देखा कि वहां पर एक हेलीकॉप्टर है और बहुत सारी लग्जूरियस कार्स खड़ी थी। वहां पर बहुत शांति थी। अहान ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। वहां उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आया था। बहुत ढूंढने के बाद उसे वहां पर एंट्री गेट नजर आया था। वहां पहुंचने के बाद वो लड़की वहां से चली गई थी। अब अहान अकेला था और उसे दीपाक्षी की बहुत चिंता हो रही थी। उसने बिना कुछ सोचे गेट से एंट्री कर ली थी। तभी वहां एक गार्ड आया और उसने कहा, और रुक जाओ, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम ऐसे ही अंदर नहीं आ सकते हो। अहान ने उसकी बात नहीं सुनी और आगे बढ़ता रहा। उसने अहान को पकड़ा और कहा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे अंदर आ सकते हो? अहान ने अपना हाथ झटका और उस गार्ड को धक्का दे दिया। उसे बहुत गुस्सा आया और वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। उस गार्ड की आवाज सुनकर सिक्योरिटी रूम में से कुछ लोग भागते हुए आए और सबके हाथ में बैटॉन्स थे। उनमें से एक ने पूछा, क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पर? मुझे नहीं पता, शायद वो लड़का जबरदस्ती अंदर आ रहा है। किसी ने कहा। सबने अहान की तरफ देखा। वो ऑलरेडी गेट के अंदर आ चुका था। कुछ लोग उसे रोकने के लिए गए। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। सब लोग अहान को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। अहान सबको धक्का देता हुआ दीपाक्षी की चिंता में आगे बढ़ रहा था। जब उसने देखा कि विला ज्यादा दूर नहीं है, तब वो भागने लगा। सिक्योरिटी गार्ड्स भी उसके पीछे भाग रहे थे, पर वो सब अहान से बहुत स्लो थे। फाइनली विला गेट के पास आने के बाद अहान ने देखा कि वो बहुत मैग्निफिसेंट विला था। वहां पर जैसा डेकोरेशन था वो आम आदमी नहीं करवा सकता था। अहान वहां का एक्सटीरियर देखकर ही दंग रह गया। इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पर आ चुके थे। जैसे ही अहान दरवाजा खोलकर अंदर जाने वाला था, वैसे ही दरवाजा खोलकर एक आदमी बाहर आया। उसका फेस बिल्कुल क्लियर था और वो बहुत टिप टॉप लग रहा था। उस आदमी ने अहान को देखकर कहा, भाग सकते हो तो कहीं भी भागोगे। सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहां थे, पर अहान ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। वो आगे बढ़ा और बिना किसी वार्निंग के उसने उस आदमी पर अटैक किया। वो आदमी शायद अहान के अटैक के लिए तैयार था। उसने तुरंत अहान के पंच को डॉज कर दिया था। इसके बाद दोनों के बीच में मूव्स एक्सचेंज होने लगे। वो दूसरा आदमी भी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट था, शायद कन्वर्टिंग फोर्स के पीक पर ही था। कुछ मूव्स के बाद अहान को एहसास हुआ कि उसके मूव्स खतरनाक थे। वो मॉडर्न मार्शल आर्ट्स और एंशिएंट मार्शल आर्ट्स का मिक्स था। कुछ मूव्स के बाद सांस लेने के बाद दोनों ने रिट्रीट कर लिया था। उन्होंने देखा कि गेट के पास एक लड़की खड़ी है। उस लड़की ने भी उन्हें फाइट करने से रोक लिया। अहान ने देखा कि वो लड़की बहुत सिडक्टिव थी और उसने रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू भी था। जब अहान ने उसे देखा तब वो भी उसे ही देख रही थी। उसने अहान को देखकर ऐसे स्माइल किया जैसे वो अहान को बहुत सालों से जानती है। अहान उससे पहले कभी नहीं मिला था और उसे नहीं जानता था। उस लड़की ने उस आदमी से कहा, इस लड़के के मार्शल आर्ट्स मूव्स बहुत खतरनाक हैं। तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, तुम आसानी से हार जाओगे। वो आदमी उसकी बात से एग्री नहीं कर रहा था और अहान को टेढ़ी नजरों से देख रहा था। उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसने अहान की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों आए हो, मैंने तो किसी को इनवाइट नहीं किया था। मुझे उन लोगों के बारे में बता दो वरना अच्छा नहीं होगा, अहान ने कहा। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, ज्यादा मत बनो, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो साफ साफ बोलो। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, आशु, क्या तुम चाहते हो कि कोर्ट तुम्हें पनिशमेंट दे? कोर्ट का नाम सुनकर वो आदमी जिसका नाम आशु था चुप हो गया। उस लड़की ने अहान को देखा और कहा, अगर तुम यहाँ किसी को ढूंढने आए हो तो फिर बैठकर बात करना ज्यादा अच्छा है। ऐसे किसी के घर आकर मारपीट करना सही नहीं है। अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। अहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा कि जब वो यहाँ आ ही गया था तो फिर बात करने में क्या हर्ज है। वो फिर विला के अंदर आ गया। विला का एक्सटीरियर जितना सुंदर था, इंटीरियर भी उतना ही सुंदर था। चारों तरफ एक्सपेंसिव शोपीस थे और पेंटिंग्स लगी हुई थी। पूरे फ्लोर पर रॉयल कारपेट बिछा हुआ था और मार्बल भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी का था। अहान सोफे पर बैठा और उसने पूछा, वो बॉनफायर तुम अरेंज करवाती हो? उस लड़की ने कुछ सोचा और फिर कहा, अच्छा, तो तुम उस इंसिडेंट की वजह से यहाँ आए हो? तुम्हें लगता है कि वो लड़की मेरे पास है? अहान ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं, बस मुझे वो लड़की वापस सही सलामत चाहिए। उस लड़की ने स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स, हम तुम्हें ऑफेंड नहीं करेंगे। आखिर तुम कन्वर्टिंग फोर्स के मार्शल आर्टिस्ट हो। क्या सच में दीपाक्षी यहीं पर है और वो अहान को मिल जाएगी या फिर ये कोई ट्रैप है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम।
जब अहान को पता चलता है कि एक लड़की वहां गई थी और 2 दिन बाद आई थी, तब वो उससे मिलने जाता है। वो लड़की अहान को 20 लाख रुपए के बदले में वहां का पता बता देती है। जब वो वहां पहुंचता है तब उसका सामना आशु नाम के आदमी से होता है। उन दोनों को लड़ता देख एक लड़की आकर उन्हें रोकती है, जो कहती है कि उन्हें बैठकर बात करनी चाहिए। उस लड़की की बातें सुनकर अहान को भरोसा हो गया था कि दीपाक्षी उनके पास है। अहान ने कहा, तुम कल रात को जिस लड़की को लाए थे, मुझे वो वापस चाहिए। उस लड़की के चेहरे पर अब भी स्माइल थी। उसने स्माइल करते हुए ही कहा, ओके, मैं देख कर आती हूँ। अगर वो लड़की आ गई तो आप उसे ले जा सकते हो, पर अगर वो नहीं आई तो फिर आपको शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। अहान ने तुरंत हैरानी में पूछा, अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? उस लड़की ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, वो कहाँ है उसके आने के बाद ही पता चल सकता है, पर आप चिंता मत कीजिए, वो हमारी चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे। वो लोग दीपाक्षी को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि सामान है। ये सुनकर अहान को अजीब लगा, पर उसने ये बात जाहिर नहीं होने दी। उसने कहा, आई होप तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी स्माइल करके रूम से बाहर चली गई। अब रूम में बस अहान और आशु बचे थे। कुछ देर बाद एक मेड ने अहान को चाय सर्व की। अहान ने चाय के कप को ध्यान से देखा, पर उसने चाय नहीं पी। उसे नहीं पता था कि वो कैसे लोगों के बीच में है, इसलिए अहान ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम हो। वो शुरू से ही सावधान रहना चाहता था। बहुत देर बैठने के बाद जब वो लड़की नहीं आई, तब अहान जाकर देखना चाहता था कि वो लड़की कहाँ गई है, पर आशु ने उसे रोक लिया। उसने कहा, उसकी परमिशन के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते हो। अहान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने कहा, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। जब अहान ने ये बात बोली तब आशु के चेहरे पर अलग सा एक्सप्रेशन आ गया और ऐसा लग रहा था जैसे वो अहान से फाइट करने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता है। अहान भी तैयार था, पर दोनों एक दूसरे पर अटैक कर पाते उससे पहले ही वो लड़की वापस आ गई थी। उसने जब देखा कि ये दोनों लड़ने वाले थे तब उसने कहा, तुम आदमी भी अजीब हो, बस जब देखो लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हो, थोड़ी शांति नहीं रख सकते हो क्या? आप, मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है। वो आगे चलने लगी और उसके पीछे अहान चल रहा था। अहान ने उस लड़की से पूछा, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ है? अहान उसे घूर रहा था, पर उस लड़की के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बहुत मिस्टीरियस फीलिंग दे रही थी और अहान जानता था कि वो ये सब जानबूझकर कर रही है। तो अहान को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, पर अहान ऐसा लड़का नहीं था। उस लड़की ने फाइनली स्माइल करते हुए कहा, वो अभी तक आई नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएगी नहीं। हमारे पास लड़कियां वापस शाम तक ही आती हैं। अहान ने गुस्से में कहा, अभी वो कहाँ है? उस लड़की ने कहा, मैंने कहा ना, हमें नहीं पता वो कहाँ है। वो जब आएगी तभी पता चलेगा। कुछ देर यहाँ रुक, वो आ जाएगी। इतने में अहान को बहुत गुस्सा आया और उसने उस लड़की के हाथ से चाकू लेकर उसके गले के पास ले आया। अहान कभी किसी औरत पर अटैक नहीं करता था, इसलिए उसे ये सब करते हुए बहुत अजीब लग रहा था। पर फिर उसने मन में सोचा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे दीपाक्षी के बारे में कभी नहीं पता चलेगा। मैं इसे हर्ट नहीं करूंगा, पर इसे डराकर दीपाक्षी की लोकेशन जानूंगा। इसके बाद उसने उस लड़की से कहा, बताओ वो लड़की कहाँ है जिसे तुम लोग कल आए थे? उस लड़की के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उसने बहुत कामली कहा, सर आप चाहें तो कुछ भी कर ले, मैं आपको उसका पता नहीं बता सकती हूँ और ना ही वो आपको शाम से पहले मिल सकती है। अहान एक ही बार में उसकी जान ले सकता था, पर फिर वो लड़की बहुत शांत थी। वो न घबराई और ना ही उसने अहान के लिए कुछ कहा। अहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी शांत कैसे हो सकती थी। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? उस लड़की ने सेम टोन में जवाब दिया, मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक ही बार में मेरी जान ले सकते हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप मेरी जान लेना क्यों चाहते हैं। मैं चुप कर सकती थी, मैंने कर दिया। अहान इस वक्त बहुत हैरान था। वो लड़की तो बिल्कुल डर नहीं रही थी, पर आशु भी वहाँ चुपचाप खड़ा था और उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। अहान ने कहा, तुम मुझे मजबूर कर रही हो। अगर तुमने मुझे उसका पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उस लड़की ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है कि मुझे मारने से आपको वो मिल जाएगी तो आप मुझे मार सकते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने मान लिया था कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। अहान चाकू उसके गले के बहुत करीब ले आया था। चाकू अब उसके गले को टच कर रहा था, फिर भी वो लड़की न चिल्ला रही थी और न ही घबरा रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे वो हंसते हंसते अपनी मौत एक्सेप्ट कर रही है। अहान समझ गया था कि उसे डराने धमकाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसने उसे छोड़ दिया है। उस लड़की ने भी अब चैन की सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने बहुत मासूमियत से कहा, आप बहुत खतरनाक है। आप इतनी खूबसूरत और नाजुक लड़की को मारना चाहते हैं। ये करते हुए आपके हाथ शिवर नहीं किए? अहान ने उसे गुस्से से देखा। उसकी मासूमियत पर अहान एक बार भी पिघला नहीं और उसने रूखी टोन में कहा, बकवास बंद करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर शाम तक मुझे वो लड़की नहीं मिली तो फिर अच्छा नहीं होगा। उस लड़की ने बहुत सीरियस टोन में कहा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि वो आपको शाम को मिल जाएगी, मतलब मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी यही हूँ और चाकू भी आपके हाथ में है।
आहान के पास उन लोगों पर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आहान मेन हॉल में शाम होने का इंतजार कर रहा था। उस लड़की ने आहान से कहा, सर आप मेरे साथ वॉक पर चलेंगे? आहान ने कहा नहीं। इसके बाद वो लड़की वहां से चली गई और कुछ देर बाद फिर से आहान के पास आई। आहान इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था और दीपाक्षी के बारे में सोच रहा था। वो लड़की आहान के पास बैठ गई और उसने कहा, हम इतनी देर से साथ हैं पर फिर भी मुझे आपका नाम नहीं पता है। वैसे मेरा नाम जेनी है, आपका नाम क्या है? आहान ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया था। वो उससे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। जब आहान ने कोई जवाब नहीं दिया तब जेनी उसके और पास आ गई और उसके हाथों को अपने अराउंड लेकर उससे चिपक कर बैठ गई। आहान को बहुत अजीब लग रहा था पर उसने कुछ कहा नहीं। पर जेनी नहीं रुकी। उसने अपने हाथों को आहान की चेस्ट पर रख लिया और उसके बहुत करीब आकर बैठ गई। तब आहान ने कहा, गेट अवे, हाउ डेयर यू टच मी? हाँ? जेनी ने स्माइल किया और कहा, मैंने तो सिर्फ आपका नाम पूछा है। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं कोई बहुत पॉपुलर इंसान नहीं हूँ, मेरा नाम विराट खुराना है। आहान ने उस लड़की को अपना असली नाम नहीं बताया था। जेनी ने आहान की तरफ देखा और कहा, विराट खुराना? ये नाम तो मैंने कभी पहले नहीं सुना। आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना मिस्टर विराट खुराना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अभी बहुत लोग मेरे बारे में जानते ही नहीं, आहान ने कहा। जब जेनी ने देखा कि आहान को बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तब वो कुछ देर तो चुप रही, पर फिर उसने कहा, वैसे मैंने देखा है कि आपके मार्शल आर्ट मूव्स तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि लोग आपको जानते नहीं होगा। आहान ने इसका जवाब सार्कास्टिकली दिया। ऐसे मैंने देखा है कि आप लोगों के मार्शल आर्ट मूव्स भी कुछ कम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे लोग हैं। जेनी ने स्माइल किया और कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि हम अच्छे लोग हैं। अगर आपको मेरी वजह से इस बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो फिर सॉरी। आहान ने पूछा, तुम अच्छे लोग तो नहीं हो, फिर तुम कौन सा गलत काम कर रहे हो? जेनी धीरे से हंसी और उसने कहा, ज्यादा कुछ बुरा नहीं कर रहे, बस कुछ पैसे कमा रहे हैं। हमारी भी तो फैमिलीज हैं। आहान ने मन में सोचा, इन लोगों में इंसानियत तो जैसे खत्म हो गई है। इसके बाद उसने जेनी से कहा, तो क्या तुम लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हो? जेनी ने जवाब दिया, प्लान तो है, हम वो पूरा कर पाएंगे या नहीं वो मुझे नहीं पता। अगर आपके जितने कोई पावरफुल मिले तब कोई बात हो सकती है। आहान ने कहा, तुम लोग खूबसूरत लड़कियों को किडनैप करते हो और किसी तरह उनका ब्रेन वॉश कर देते हो, पर तुम ये सब करते क्यों हो? जेनी ने आहान की बात सुनी पर वो कोई जवाब देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, मैं आपको इसके आगे कुछ नहीं बता सकती हूँ। अगर आपको जानना है तो फिर आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। जेनी उसे बहुत सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। उसके बॉडी मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे थे, इसलिए आहान ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जेनी ने भी अब कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि आहान को एक बार गुस्सा दिलाना काफी था और अगर उसने फिर से उससे बात करने की कोशिश की तो फिर वो आहान से बच नहीं पाएगी। जेनी आहान से उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गई। दोनों काफी देर वहां आराम कर रहे थे, तभी रूम में आशु आया। वो बहुत हड़बड़ाया हुआ था। आते ही वो जेनी के पास आया और उसने उसके कान में कुछ बोला। जैसे जैसे वो बोल रहा था जेनी के एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। उसके चेहरे का रंग सफेद हो गया था। उसने तुरंत आहान से कहा, सर कोई आया है, आप ऊपर रूम में जाकर छुप क्यों नहीं जाते हैं? आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसा कौन आ गया है जिससे तुम इतना डर रही हो? अगर तुम उस लड़की को यहाँ ले आओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जेनी ने कहा, सर हमें इस मामले में आपकी मदद नहीं चाहिए, इसे हम खुद हैंडल कर लेंगे। और रही बात उस लड़की की तो वो यहाँ भी नहीं आ सकती है, आप प्लीज ऊपर जाइए। आहान को इनके मामलों में नहीं पड़ना था, इसलिए वो भी मान गया और ऊपर चला गया। क्या वहाँ ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से आहान को उनकी मदद करनी पड़ेगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जेनी दीपाक्षी को लेने चली जाती है, पर जब वो उसके बिना वापस आती है तब आहान को बहुत गुस्सा आता है। वो चाकू की नोक पर उसे धमकाने की कोशिश करता है, पर जेनी उसे कुछ नहीं बताती है। कुछ देर बाद जेनी उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, पर आहान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आशु वहां आता है और जेनी के कान में कुछ कहता है, जिसकी वजह से जेनी बहुत डर जाती है। वो आहान को छुपने के लिए कह देती है। आहान सेकंड फ्लोर के रूम में चला जाता है। वो रूम किसी लड़की का होता है, पर जेनी का होता है या नहीं इसके बारे में आहान को नहीं पता होता। आहान देखता है कि चेयर पर कपड़ों का ढेर रखा था और बाकी सामान भी रूम में इधर उधर फैला हुआ है। आहान रियलाइज करता है कि ये लड़की बहुत लेजी है। वो ज्यादा इधर उधर नहीं देखता और बस अपने लिए जगह बनाकर बैठ जाता है। वो बाहर के मूवमेंट समझने की कोशिश करता है, पर रूम साउंड प्रूफ था, इसलिए उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता है। कुछ पल बाद आहान को लगा वहां पर कोई आ गया था। आहान सुनने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद आहान को किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। आहान उठकर जाना चाहता था, पर जेनी ने मदद लेने से मना कर दिया था, इसलिए वो रुक गया था। आधे घंटे बाद जेनी ने डोर नॉक किया और अंदर आ गई। जेनी का चेहरा उतरा हुआ था और वो पहले जैसे चीयरफुल भी नहीं लग रही थी। फिर भी उसने स्माइल करते हुए कहा, आई होप आपने मेरे रूम में ज्यादा ताका झाकी नहीं की है। आहान ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, वो आदमी चला गया। जेनी ने कहा। वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए आहान ने भी आगे कुछ नहीं कहा।
वैसे भी उसे सिर्फ दीपाक्षी से मतलब था और अब तो शाम हो चुकी थी। उसने कहा, अब शाम हो चुकी है, अब मुझे उस लड़की से मिलना है। जेनी ने भी अपने मूड को ठीक कर लिया था। उसने खुद को नॉर्मल किया और फिर कहा, यस, मैं यहाँ उसी के लिए आई हूँ, मेरे साथ चलिए। ये सुनकर आहान को थोड़ी शांति मिली, पर एंड मोमेंट तक वो उन पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो जेनी के पीछे पीछे नीचे जाने लगा। उसने जब मेन हॉल को देखा तब उसे लगा जैसे वहां पर कुछ हुआ था। वहां चेयर टूटी हुई थी और फ्लोर पर कुछ निशान भी थे। कुछ शोपीस के टुकड़े भी गिरे हुए थे। किसी ने सब कुछ साफ करने की कोशिश की थी, पर वो पूरी तरह से साफ नहीं कर पाया था। वहां का ऑरा और वाइब भी आहान को बहुत अलग लग रहा था। आहान ने कुछ नहीं कहा और बस जेनी के पीछे चल रहा था। उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो चुका है। दोपहर को शायद बारिश हुई थी, इसलिए सब कुछ शांत और सरियल लग रहा था। जेनी ने आहान से पूछा, सर, उस लड़की से मिलने के बाद क्या आप हम पर अटैक करेंगे? आहान जानता था कि ये कितना सीरियस सवाल है। उसने भी इसके बारे में सोचा था। आहान ने जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या करते हो और क्या नहीं। जब तक तुम लोग मुझे प्रोवोक नहीं करोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जेनी ने स्माइल किया और कहा, अपने प्रॉमिस को मत तोड़ना। हम भले ही अच्छे लोग नहीं हैं, पर अपनी बात से मुकरते भी नहीं हैं। आहान ने कुछ नहीं कहा। उसे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे इस वक्त सिर्फ दीपाक्षी की सेफ्टी का मतलब था। अगर वो ठीक है और कोई उसे प्रोवोक नहीं करेगा तो फिर आहान भी कुछ नहीं करेगा। एंट्रेंस पर एक कार उनका वेट कर रही थी। जेनी ने कार का दरवाजा खोला और ट्रक को बुलाने का इशारा किया। आहान ने देखा कि कार ड्राइवर वही ट्रक ड्राइवर था जो लकड़ियां लेकर आया था। उसने भी आहान को देख लिया था, पर वो जानबूझकर नजरें चुरा रहा था। जेनी साइड में खड़ी हो गई और उसने कहा, जिन लकड़ियों को चूज किया गया था वो सब ट्रक में है। आहान को दीपाक्षी की सेफ्टी की चिंता थी, इसलिए वो तुरंत ट्रक के पीछे गया और उसने दरवाजा खोला। आहान ने देखा कि उसमें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थी। आहान ने दीपाक्षी को ढूंढा जो इस वक्त बेहोश थी। उसे देखकर आहान ने चैन की सांस ली। उसने दीपाक्षी को आवाज दी, पर उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसने उसे गोद में उठाया और ट्रक से बाहर ले आया। आहान के चेहरे पर परेशान एक्सप्रेशन देखकर जेनी ने कहा, चिंता मत करो, ये सब नशे की दवाई की वजह से है। जब असर खत्म हो जाएगा तो ये होश में आ जाएंगी। आहान ने पहले ही देख लिया था कि दीपाक्षी की सांसें चल रही है और वो जिंदा है, इसलिए उसे ज्यादा घबराहट नहीं हुई थी। आहान ने वहां पर सारी लड़कियों को देखा। वो पूछना चाहता था कि ये लोग उनके साथ क्या करते हैं, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसे दीपाक्षी मिल गई थी, इसलिए वो जाने के लिए तैयार था। जब वो गोद में उठाकर उसे ले जा रहा था, तब जेनी ने उसे उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। आहान ने कहा, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? आहान को ऐसा लगा जैसे वो अपनी बात से मुकरना चाहती है। आहान ने सोचा कि अगर जेनी ने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो वो उस पर अटैक कर देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जेनी अपने घुटनों पर आहान के सामने बैठ गई और रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, विराट सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। उसका रोना देखकर कोई भी पिघल सकता था। वो एक तो बहुत खूबसूरत थी और इसके अलावा अब वो घुटने टेक कर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान को जाने नहीं देना चाहती थी। आहान ने उसकी तरफ देखा और कोल्ड टोन में कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। जेनी को उम्मीद नहीं थी कि आहान इतनी ब्लंटली मना कर देगा। उसने फिर से आहान की तरफ देखा और कहा, आप पूछेंगे नहीं कि मुझे आपकी मदद क्यों चाहिए? आहान को भी क्यूरियोसिटी हो रही थी, पर वो किसी नए लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने कहा, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आहान के जवाब ने जेनी की सारी उम्मीदें खत्म कर दी थी। वो इस तरह गिर गई जैसे उसके शरीर से सारी जान निकल गई थी। अब उसने आहान को जाने से भी नहीं रोका था। जब आहान जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस जा रहा था, तब आशु ने उसे रोक लिया। वो जेनी जितना मजबूर नहीं था, बल्कि उसने बहुत सीरियस टोन में कहा, हमारी मदद करने के बदले में तुम क्या चाहते हो? आहान ने जवाब दिया, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तुम लोग मेरे कोई नहीं लगते और आज के बाद मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहता। इसके आगे आशु ने आहान को मनाने की कोशिश नहीं की और कहा, आई अंडरस्टैंड। इतना कहने के बाद वहां से वो साइड हो गया। बहुत देर हो चुकी थी और दीपाक्षी को अभी तक होश नहीं आया था। आहान उसे होटल रूम में लाया था और उसके होश में आने तक उसके पास बैठा ही रहा। दीपाक्षी को जब होश आया तब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे अपने सामने आहान नजर आया। उसके मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल थे। उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंची। वो कंफ्यूजन में आहान को देख रही थी, पर आहान का इस वक्त उसकी कंफ्यूजन दूर करने का इरादा नहीं था। उसने कहा, हैव अ गुड रेस्ट, गुड नाइट। इतना कहने के बाद वो अपने रूम में आ गया। आहान ने सोचा कि एक रात के आराम के बाद वो अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू करेंगे। आधी रात को किसी ने धीरे से आहान के रूम का दरवाजा खोला। आहान इस वक्त कच्ची नींद में था, इसलिए वो उठ गया। उसने एक भी आवाज नहीं की थी। वो अपने बेड पर बैठ गया और उस इंसान के अंदर जाने का इंतजार करने लगा। रात के अंधेरे में एक पतला सा फिगर रूम में आया। उसने अपना एक हाथ अपनी चेस्ट पर रखा हुआ था। आहान उसे क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था और देख रहा था कि वो इंसान क्या करने वाला था। आहान ने कुछ नहीं बोला, इसलिए उस इंसान को नहीं पता था कि वो उठ चुका है। वो इंसान चुपचाप बाथरूम में गया। अंदर से आहान को पानी के बहने की आवाज आ रही थी। उसने बाथरूम की लाइट ऑन नहीं की थी, क्योंकि शायद उसे डर था कि उसे कोई देख लेगा। वो बाहर आया और चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी आहान ने कहा,
अब अंदर तक आ गए हो तो कम से कम ये तो बता दो कि तुम कौन हो। इतना कहने के बाद अहान रूम की लाइट ऑन करने लगा, पर इतने में ही एक पतली सी आवाज ने जोर से कहा, डोंट। अहान ये आवाज पहचान गया था। उसने कहा, जेनी। जेनी भी उस आवाज को पहचान गई थी, इसलिए उसने कहा, विराट सर। अहान ने कहा, मैंने कहा था कि तुम्हारी मदद मैं नहीं करूंगा, फिर तुम यहाँ क्यों आई? अहान ने पहले सोचा कि जेनी उसे ढूंढते हुए वहां आई, पर ऐसा नहीं था, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। जेनी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं। मैं तो यहाँ किसी से बचते हुए आई हूँ। अहान ने शौक होते हुए पूछा, बचते हुए? जेनी ने कहा, आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे मदद नहीं मांगूंगी। मुझे कैसे बचना है ये मैं खुद देख लूंगी। अहान ने पूछा, आशु कहाँ है? जेनी ने जवाब दिया, वो तो अब तक मर गया होगा। उसके दिल में आशु की मौत को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो वहां पर एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ खड़ी थी। अहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर एक रात के लिए रुक सकती हो। जेनी ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और कहा, मैं अगर बचना चाहूँ तब भी नहीं बच सकती हूँ। अहान की एक रात की मदद से कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए जेनी ने मना कर दिया। जेनी वहां से जाने ही वाली थी, तभी अहान के रूम में एक तेज आवाज आई और किसी ने उसके रूम का विंडो तोड़ दिया था। अहान तुरंत उस तरफ भागा। उसका रूम 6th फ्लोर पर था, इसलिए वो जान गया था कि जो भी इंसान था बहुत पावरफुल था। अहान उस आदमी का चेहरा देख पाता उससे पहले ही वो आदमी अहान को पहचान गया। उसने तुरंत कहा, अच्छा तो तुम हो। अहान भी बहुत सरप्राइज था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस इंसान को यहाँ देखेगा। अहान ने कहा, नरेश चोपड़ा, क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसे विंडो से चोर आते हैं? तुम्हें ऐसे आने की जरूरत पड़ रही है? सब ठीक तो है ना? नरेश को उम्मीद नहीं थी कि अहान उससे ऐसी बात कहेगा। उसने अपना पैर पटका और कहा, उस दिन तो मुझे वहां से जाना पड़ा, पर अब देखता हूँ कि आज तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। आज तुम्हें पता चलेगा कि मार्शल आर्ट्स क्या होता है। इतना कहने के बाद नरेश भागकर अहान के पास आया और उस पर अटैक करने लगा, पर इतने में ही अहान भागकर बेड पर चढ़ गया और नरेश के ऊपर ब्लैंकेट फेंक दी। नरेश ने उसे इग्नोर किया और पूछा, वो लड़की कहाँ है? अहान जानता था कि नरेश नीतू की बात कर रहा है। उसने कहा, हम थोड़ी देर फाइट करते हैं, वो अपने आप आ जाएगी। नरेश कुछ देर तक वहां खड़ा रहा और एक बार अहान को देख रहा था और एक बार जेनी को। कोई एक्शन ना लेते देख अहान ने कहा, सोच के रहे हो? अगर फाइट करनी है तो जल्दी करो। एक बार वो आ गई फिर तुम दबाकर भाग जाओगे। क्या इस प्रोवोकेशन के बाद नरेश और अहान में फाइट होने वाली है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अहान जेनी के रूम में चला जाता है। जब सारा मैटर सॉल्व हो जाता है तब जेनी वहां आती है और अहान दीपाक्षी के बारे में पूछता है। जब उसे दीपाक्षी मिल जाती है तब वो चैन की सांस लेता है। जब वो वहां से जाने वाला होता है तब जेनी उससे मदद मांगती है, पर अहान मना कर देता है। रात को जेनी किसी से छुपते हुए अहान के कमरे में आती है और वहां पर नरेश भी आ जाता है। अहान की बात सुनने के बाद नरेश ने अपना मन बना लिया था। उसने जेनी की तरफ देखा और कहा, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर देखता हूँ ये लड़का तुम्हारी जान कब तक बचा सकता है। इतना बोलने के बाद वो खिड़की से कूद गया। वो 6th फ्लोर पर था, इसलिए ये उसके लिए बहुत इजी जंप था। अहान ने विंडो से बाहर देखा। उसे जब वहां कोई मूवमेंट नजर नहीं आई तब उसने जेनी से कहा, वो यहाँ से जा चुका है। अहान नहीं जानता था कि उसने नरेश को कैसे ऑफेंड किया था और उसका जेनी की जान बचाने का कोई प्लान भी नहीं था, पर फिर भी उसने उसे बचा लिया था। जेनी ने गहरी सांस ली और उससे कहा, फिर मुझे भी निकलना चाहिए। अहान ने कुछ सोचा और उसे रोकते हुए कहा, अब वो यहाँ पर वापस नहीं आएगा। तुम एक रात के लिए यहाँ रुक सकती हो, मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूंगा। जेनी इस वक्त कुछ सोचकर बहुत हेजिटेट कर रही थी। उसे देखकर अहान ने कहा, हम दोनों ही उसके दुश्मन हैं। उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया है, इसलिए वो अब वापस शायद नहीं आएगा। और वैसे भी एक दिन मुझे उससे फाइट करनी है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेनी तो पहले से अहान की मदद चाहती थी, पर अहान ने साफ इनकार कर दिया था, इसलिए जेनी ने कुछ नहीं कहा। अब जब अहान सामने से उसकी मदद करने के लिए तैयार था, तो फिर जेनी सामने से इनकार कैसे कर सकती थी? ठीक है, मैं रात के लिए यहाँ रुक जाती हूँ, कल सुबह वापस चली जाऊंगी। जेनी ने कहा। अहान को उसके वहां रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वहां पर एक ही बेड था। इसका मतलब ये था कि उनको बेड शेयर करना पड़ेगा। अहान के लिए एक कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए वो बेड के साइड में गया और उसने कैजुअली कहा, यहाँ पर एक ही बेड है, तुम आराम से मेरे साथ सो सकती हो। मैं चीप इंसान नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ सेफ हो। अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट है तो मैं नीचे सो जाता हूँ। जेनी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनने के बाद अहान बेड पर सो गया और उसने अपना ब्लैंकेट ओढ़ लिया। बहुत देर बाद उसे जेनी के बेड पर आने की आवाज आई। जेनी उसके साइड में आकर सो गई थी। अहान को जेनी की नर्वसनेस फील हो रही थी। उसने सोचा कि सुबह तो वो खुद उसको चिपक रही थी और अभी इतना घबरा रही थी। टूटी हुई विंडो की वजह से रूम बहुत ठंडा हो रहा था, इसलिए दोनों ने एक ही ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। अहान ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। रात भर उसने कुछ नहीं कहा और बहुत आराम की नींद ली। सुबह पहले आंख जेनी की खुली। वो बहुत रिलैक्स थी कि रात को कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ था। उसने अहान को देखा। जेनी के उठने की वजह से अहान की आंख भी खुल गई थी। उसने जेनी की तरफ देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। अहान ने उसे देखा और पूछा, तुम्हारी चोट कैसी है?
कुछ सीरियस तो नहीं है ना? जब वो रात को सो रही थी तब उसने अपनी चेस्ट पर हाथ रखा हुआ था, इसलिए आहान को लगा शायद उसे इंटरनल इंजरीज हुई थी। जेनी ने जवाब दिया, नहीं, ज्यादा सीरियस इंजरीज नहीं है, इसलिए कुछ दिन आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। सुबह हो चुकी है, अब मुझे निकलना चाहिए। आहान ने कुछ नहीं कहा। उसने जेनी को बाथरूम में जाते हुए देखा। जेनी फ्रेश हुई और जब वो वापस बाहर आई तब उसके बाल बंधे हुए थे और चेहरा भी पहले से बेहतर लग रहा था। बाहर आने के बाद उसने कहा, कल रात के लिए थैंक यू, अब मैं चलती हूँ। आहान उसे जाते हुए देख रहा था। वो जानता था कि अगर बाहर उसे नरेश मिल गया तो फिर वो उससे कभी नहीं बच पाएगी, पर अब आहान भी कुछ नहीं कर सकता था। वो जानता था कि जेनी ने क्या किया है, पर उसे इतना पता था कि जेनी का बच पाना नामुमकिन है। जब जेनी ने दरवाजा खोला तब आहान उसे रोकना चाहता था और वो जानता था कि जेनी रुक भी जाएगी, पर जब वो बाहर चली गई तो उसने कुछ नहीं कहा। उसे जेनी के मामले से कोई लेना देना नहीं था। जेनी के वहां से जाने के बाद आहान दीपाक्षी को चेक करने गया। जब उसने दीपाक्षी के दरवाजे पर नॉक किया तब वो सोई हुई थी। उसने पैर पटकते हुए दरवाजा खोला और कहा, क्या है? मैं इतना सुकून से सो रही है, इतना जल्दी क्यों उठाया मुझे? आहान ने उसे देखा और कहा, सॉरी, वापस सो जाओ। दीपाक्षी ने आहान के मुंह पर दरवाजा बंद किया और सोने चली गई। इसके बाद आहान फ्रेश होकर बाहर चला गया। वो देख रहा था कि उसे कुछ खरीदना तो नहीं है। सुबह सुबह बहुत अच्छी हवा चल रही थी और आहान बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। सब जगह बहुत लाइवली माहौल था। वेंडर्स अपनी शॉप खोल रहे थे, पार्क में कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे तो कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे। आहान ये सब देखना बहुत एंजॉय कर रहा था। उसकी लाइफ में ऐसे शांति के पल बहुत कम आते थे। वो पार्क की एक बेंच पर बैठ गया और सब कुछ ऑब्जर्व करने लगा। आहान के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। आहान को ऐसे शांति के मौके बहुत कम मिलते थे और जब भी मिलते थे कोई ना कोई आकर उसका मूड खराब ही कर देता था। एक आदमी मास्क और सनग्लासेस पहने हुए आहान के पास आकर बैठ गया। आहान ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, पर फिर उस आदमी ने कहा, पराग सर, मुझे आपके पास किसी ने एक मैसेज के साथ भेजा है। आहान तुरंत समझ गया था कि वो वहाँ पर जेनी के कहने पर आया है। उसने सिर्फ जेनी को ही अपना फेक नाम बताया था। क्या बात है? आहान ने धीरे से कहा। वो जानता था कि यह आदमी अपनी आइडेंटिटी किसी को बताना नहीं चाहता है। उस आदमी ने कहा, मैं आपको वो लेटर दूं, इससे पहले वो चाहती है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आहान का मुंह बन गया। उसे प्रॉब्लमैटिक कन्वर्सेशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आहान के पास से जाने के बाद जेनी वापस विला में नहीं जा सकती थी। वो अपनी एक दोस्त के पास चली गई थी। उसका घर आहान के होटल के पास ही था। सूरज की रोशनी में वो सामने से नहीं निकल सकती थी, इसलिए वो फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में गई और वहाँ की खिड़की से बाहर कूदकर टैक्सी लेकर अपने दोस्त के घर आ गई थी। जेनी इस वक्त अपनी दोस्त के घर थी और सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी दोस्त उसके लिए पानी लेकर आई तब जेनी ने कहा, सॉरी सुहाना, मैं तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। एक बार सब कुछ सेटल हो जाए फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सुहाना ने ग्लास देते हुए कहा, जेनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम कोई स्ट्रेंजर्स थोड़ी हैं। तुम मेरी सबसे पुरानी दोस्त हो। तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। इसके बाद वो भी सोफे पर बैठ गई और उसने पूछा, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम लोगों को भागना पड़ रहा है और छुपना पड़ रहा है? अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस सोचने के बाद जेनी का दिल बैठ गया। उसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी फील हो रहा था। उसने कहा, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने किसी ऐसे को ऑफेंड कर दिया जिसे मुझे ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। सुहाना ने कहा, तुम जैसी लड़की कैसे किसी प्रॉब्लम में फंस सकती है? तुम तो इतने लोगों को जानती हो, कोई भी तुम्हारी मदद कर सकता है। जेनी ने कहा, मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे तुम कह रही हो वैसा होता तो मुझे यहाँ छुपने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी बस आदमी से बचना कैसे है ये सोचने में ही निकल जाएगी। इतना कहकर जेनी सुहाना का सहारा लेकर बैठ गई। फिर उसने कहा, तुमने मुझे यहाँ रहने दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सुहाना ने स्माइल किया और कहा, मुझ पर इतना भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आदमी यहाँ आ गया तो मैं तो तुम्हें आगे कर दूंगी। जब जेनी ने ये सुना तब उसने प्रिटेंड किया कि उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम ऐसा करके तो बताओ। दोनों फ्रेंड्स इसके बाद हंसने लगी। इसके बाद सुहाना ने पूछा, मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ, तुम्हारी तरह ऐसे हॉट शॉट्स तो हैंडल नहीं कर सकती हूँ। वैसे तुमने ऑफेंड किसको किया है? कहीं डेजर्ट वुल्फ फैमिली तो नहीं है? ये बात सुनकर जेनी के चेहरे पर एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे सुहाना ने सही गेस किया है। सुहाना भी एक पल के लिए बहुत घबरा गई थी। सुहाना की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी जेनी ने कहा, अगर मैंने डेजर्ट वुल्फ फैमिली को ऑफेंड किया होता तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आती। इससे अच्छा तो मैं उनके हाथों मर जाती। ये सुनकर सुहाना शांत हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। जेनी ने तुरंत सॉरी कहा। इसके बाद उसने बताना शुरू किया कि वो किससे भाग रही है। मैंने डेजर्ट वुल्फ को तो ऑफेंड नहीं किया है, पर मैंने जिसे ऑफेंड किया है उसे हैंडल करना आसान नहीं है। तुमने नरेश चोपड़ा का नाम सुना है? सुहाना की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने पूछा, तुमने इसे कैसे ऑफेंड किया? वो तो बहुत खतरनाक है। वो तो किसी को मारने से पहले सोचता भी नहीं है। सब मेरी गलती है। जो हो रहा है मेरी लालच की वजह से हो रहा है। मुझे उसकी बेटी के हाथ में पहना हुआ क्लाउड पर्ल ब्रेसलेट के बारे में नहीं सोचना चाहिए था।
अब सब कुछ इतना क्योटिक हो गया है कि अब वो लोग मुझे इंसान समझते ही नहीं और मुझे चांद से मारना चाहते हैं। सुहाना ने पूछा। क्लाउड पर्ल क्या है? जेनी ने आह भरते हुए कहा। एक बहुत रेयर जेम है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसे देखकर कोई भी उसे पाना चाहेगा। तभी तो मैंने नरेश चोपड़ा की बेटी पर अटैक करके वो ब्रेसलेट लेना चाहा था, और अब मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। तुमने एक जेम के लिए नरेश चोपड़ा को ऑफेंड किया है? सुहाना ने कहा। हाँ, अगर तुमने वो ब्रेसलेट देख लिया है तो तुम भी उसे पाना चाहोगी। जेनी ने कहा। क्या वो तुम्हारे पास है? सुहाना ने पूछा। हाँ, वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ उसे कोई ढूंढ नहीं सकता है। वो जगह सिर्फ मुझे पता है। मैं उसे वो जेम वापस करना चाहती थी, पर वो तो मेरी जान के पीछे पड़ा है। अब अगर उसने मुझे मार भी दिया तब भी वो उसे जेम कभी नहीं मिल पाएगा। जेनी ने कहा। वो अभी तुम्हारे पास है? तुम अपने साथ लाई हो? सुहाना ने पूछा। नहीं, वो सेफ प्लेस पर है। जेनी ने कहा। इसके बाद आहान के पास बैठे आदमी ने अपने पास से कुछ निकाला। उसे देखकर आहान हैरान हो गया। आहान ने ऐसा क्या देख लिया था जिसे देखकर वो बहुत हैरान था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। नरेश आहान के रूम में चला जाता है। जेनी एक रात के लिए आहान के साथ रहती है और सुबह होते ही वो अपने दोस्त के घर चली जाती है। वहां वो उसे क्लाउड पर्ल और उसने नरेश को कैसे ऑफेंड किया उसके बारे में बताती है। वो ये भी बताती है कि क्लाउड पर्ल कहाँ है सिर्फ वो ही जानती है। एक मिस्टीरियस आदमी आहान के पास आता है और उसे कुछ देता है। उस मिस्टीरियस आदमी ने वो चीज आहान के हाथ में दे दी। आहान ने फील किया तो उसे लगा कि वो एक छोटी सी कोई चीज है जो भारी है। आहान समझ गया था कि वो एक तरह का जेमस्टोन है। जैसे ही आहान उसे देखने वाला था, उस आदमी ने कहा, ये बहुत ज्यादा प्रेशियस है। मुझे उम्मीद है कि विराट सर इसको संभाल कर रख सकते हैं। मुझे जो सवाल पूछना है वो भी इसके रिगार्डिंग ही पूछना है। उसकी बात सुनने के बाद आहान ने उस चीज को देखा। वो सच में एक जेमस्टोन था जो बहुत चमक रहा था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी ने ये प्रेशियस स्टोन उसे क्यों दिया था। उसने पूछा, ये क्या है? ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? उस मास्क वाले आदमी ने कहा, विराट सर, अगर नरेश चोपड़ा आपसे ये मांगेंगे तो क्या आप उन्हें ये दे देंगे? ये सुनकर आहान ने उसे घूरा और कहा, जब ये तुम मुझे दे रहे हो तो ये मेरा हुआ ना, मैं भला इसे किसी और को क्यों दूंगा? उस आदमी ने कहा, ये भी सच है, पर फिर भी क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं? उस आदमी ने मास्क और सनग्लासेस पहने हुए थे, इसलिए आहान को उसके एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। वो नहीं जानता था कि आदमी क्या सोच रहा है। आहान ने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि नाराज होते हुए कहा, वो लड़की इस जेमस्टोन की वजह से मेरे और नरेश के बीच में झगड़ा करवाना चाहती है ताकि वो खुद उससे बच सके और निकल सके। उसे कहते हैं ना कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया है और गलत आदमी से ही मदद की उम्मीद की है। अब आहान का वहां बैठने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो वहां से उठकर सुपरमार्केट आ गया था। क्लाउड पर्ल अभी भी आहान के पास था और वो नहीं जानता था कि वो उसका क्या करेगा। जेनी बैठी और उसने एक सांस में सारा पानी पी लिया। इसके बाद वो वहीं सोफे पर लेट गई और सुहाना उठकर बुकशेल्फ के पास चली गई। उसने एक बुक निकाली और उसने उसे पढ़ना शुरू कर दिया और जेनी वहीं सोफे पर लेटी रही। दोनों इस तरह सुकून से पूरी दोपहर बिता सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। सुहाना ने 2 पेज ही पलटे थे कि इतने में दरवाजे पर कोई अपने भारी हाथ से खटखटाने लगा। दोनों फ्रेंड्स तुरंत खड़ी हो गई क्योंकि वो जानती थी कि वो मुसीबत में है। सुहाना लगातार जेनी को देख रही थी और उसके फैसले का इंतजार कर रही थी। जेनी खुद भी घबराई हुई थी, इसलिए उसने कहा, जल्दी से रूम में आ जाओ। तुम क्या करोगे? तुम भी मेरे साथ चलो और छुप जाओ। सुहाना ने कहा, नहीं, एक बार वो अंदर आ गए और उन्हें कोई नजर नहीं आया तो वो लोग पूरा घर छान मारेंगे। मैं नहीं चाहती कि वो लोग तुम्हें देखें और तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। जाओ जल्दी। जेनी ने कहा और हाथ पकड़कर सुहाना को उसके रूम में भेज दिया। जेनी ने बहुत काम टोन में कहा, वेट हियर। इसके बाद जेनी लिविंग रूम में आ गई और उन लोगों के अंदर आने का इंतजार करने लगी। वो जानती थी कि अब वो भागकर कहीं नहीं जा सकती थी। कुछ सेकंड्स में ही घर का दरवाजा टूट गया और जो उस तरफ खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि नरेश चोपड़ा था। जब वो अंदर आया तब उसने देखा कि जेनी सोफे पर आराम से बैठी हुई थी। उसका चेहरा पानी की तरह शांत था। उसे वहां देखकर नरेश को कोई खास खुशी नहीं हुई। नरेश को देखकर जेनी ने कहा, क्या आप जानना नहीं चाहते कि क्लाउड पर्ल कहां पर है? नरेश ने जवाब दिया, तुम्हें मारने के बाद मुझे वो भी पता चल जाएगा। तुम बिना फिक्र किए मर सकती हो। जेनी हंसने लगी और उसने कहा, वो कहाँ है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मेरे मरने के बाद आप उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। नरेश को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो तेज चलकर जेनी के पास आता है। वो उसे गर्दन से पकड़कर सोफे से उठाता है और उसे फेंक देता है। जेनी में रेजिस्ट करने की कोई हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो सरेंडर कर देती है और जमीन पर गिर जाती है। जेनी को सीरियस इंटरनल इंजरीज हो जाती हैं और दर्द की वजह से वो फेंट होने लगती है। नरेश उससे कहता है, तुमने मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचा था, तुम यही डिजर्व करती हो। इतना कहने के बाद नरेश जेनी के पास पहुंच जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो एक ही मूव में उसकी जान ले लेगा। जेनी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था
और उसने सोच लिया था कि उसकी लाइफ यहीं तक थी। इस वक्त वो बस ये प्रे कर रही थी कि सुहाना रूम से बाहर ना आए, पर जैसे वो चाहती थी वैसा नहीं हुआ और सुहाना रूम के बाहर आ गई थी। आते ही उसने कहा, उसे मत मारो। नरेश ने आवाज की तरफ देखा, तब सुहाना रूम के गेट के बाहर खड़ी थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? सुहाना ने बहुत हिम्मत की और कहा, मेरा नाम सुहाना वर्मा है और मैं इसकी दोस्त हूँ, इसे जाने दो वरना तुम भी नहीं बच पाओगे। ये बात सुनकर नरेश जोर जोर से हंसने लगा। उसे लग रहा था जैसे कोई बहुत फनी जोक सुन लिया था उसने। उसने कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? मैं तुम दोनों को चींटी की तरह मसल सकता हूँ। जेनी, जो इस वक्त स्ट्रगल कर रही थी, वो भी जोर से चिल्लाई, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, वो वर्मा फैमिली की बेटी है। सुहाना की बात सुनकर तो नरेश ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर जेनी की बात से वो कॉशियस हो गया था। वर्मा फैमिली बहुत छोटी फैमिली थी, पर डेजर्ट एरिया में उनका बहुत नाम था। ऐसा कहा जा सकता था कि डेजर्ट एरिया में उनकी बहुत चलती थी और वहाँ के वो राजा थे। नरेश बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्या ये सच में ये वर्मा फैमिली से है? सुहाना ने फर्मली कहा, अगर तुमने इसे जाने दिया तो मैं कुछ नहीं करूंगी, वरना तुम मेरे आदमियों से नहीं बच पाओगे। मैं किसी को बुलाकर तुम्हें जान से मरवा दूंगी। सुहाना नहीं जानती थी कि उसमें इतनी पावर कैसे थी, पर अब भी वो उसके सामने खड़े होकर उसे धमकी दे रही थी। नरेश ने सुहाना को घूरा और कहा, क्या तुम सच में वर्मा फैमिली से बिलोंग करती हो? अगर ऐसा है तब भी अगर मैं तुम्हारी जान ले लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। इतना बोलने के बाद नरेश अपने पैर पटकते हुए सुहाना की तरफ जाने लगा। वो अपने इस बात को रियलिटी में बदलना चाहता था। सुहाना बहुत डर गई और रूम में घुस गई। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? सुहाना के जाने के बाद जेनी ने कहा, अगर सुहाना को कुछ हुआ तो फिर उसकी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी, वो कहीं से भी तुम्हें ढूंढकर तुम्हारी जान ले लेगी। ये बात सुनकर नरेश ने अपने कदम रोक लिए। वो मुड़ा और वापस जेनी के पास आ गया। उसने बिना वार्निंग के जेनी के गाल पर थप्पड़ मारा और उसे कर्स करने लगा। जेनी ने ये दर्द बर्दाश्त कर लिया था। उसका पूरा चेहरा आग की तरह चल रहा था और उसके होंठ की साइड से खून आ रहा था। वो इस वक्त नरेश को खो रही थी। मन ही मन वो जानती थी कि वो सुहाना को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर इसे कुछ हो गया तब भी नरेश को क्लाउड पर्ल नहीं मिल पाएगा। नरेश ने कहा, पता नहीं क्या किस्मत लेकर आई हो, किसी ना किसी तरह तुम्हारी जान बच ही जाती है। सुहाना ये सब सुन रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो जेनी की मदद करना चाहती थी, पर डर की वजह से कांप रही थी और उसका दिल घबरा रहा था। भले ही वो वर्मा फैमिली की बेटी थी, पर वहां उसे अब एक डिस्ग्रेस मानते थे। वो हमेशा से इस अपार्टमेंट में रही थी और यही पली बढ़ी थी। वो जानती थी कि अगर उसे कुछ भी हो गया तब भी उसकी फैमिली उसके लिए बदला लेने नहीं आएगी, बल्कि उसे हर्ट देखकर उन्हें शायद खुशी ही मिलेगी। सुहाना उस परिवार को अपना नहीं मानती थी, पर फिर भी आज उस सरनेम की वजह से उसकी और जेनी की जान बचने वाली थी। वो अपने आप से बड़बड़ाई, वर्मा सरनेम पहली बार मेरे काम आया है। उधर आहान उस जेमस्टोन को गौर से देख रहा था। उसने सोचा कि शायद नरेश इस जेमस्टोन की वजह से जेनी को मारना चाहता था और उसके पीछे पड़ा था। फिर भी कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि नरेश इतना चीप नहीं है कि जेमस्टोन की वजह से पूरे टाउन में घूमे। उसने सोचा कि शायद इसमें कुछ राज है जो सिर्फ नरेश ही जानता था। आहान जानता था कि उसके और नरेश के बीच में फाइट होना तय है, और अगर ऐसा हुआ तो उसे वो जेमस्टोन किसी को देने की जरूरत नहीं है। आहान ने उसे बहुत गौर से देखा और जब उसे कुछ नजर नहीं आया तब उसने उसे पॉकेट में डाल लिया और सुपरमार्केट से जरूरत का सामान खरीदने लगा। आहान के दिमाग में इस वक्त एक और बात थी। वो जानता था कि नरेश नीतू से डरता था और उसे कुछ वक्त ये जानने में लगा कि नीतू जा चुकी है। आहान बस अपने आप को तब तक सेफ रखना चाहता था। जैसा आहान ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। नरेश को पता चल गया था कि नीतू जा चुकी है और आहान होटल के पास पहुंच पाता उससे पहले नरेश वहां पहुंच गया था और होटल के बाहर आहान का इंतजार कर रहा था। नरेश इस वक्त दो लड़कियों के साथ खड़ा था, जिसमें से एक को आहान जानता था और दूसरे उसके लिए अनजान थी। इस वक्त उसके लिए ये दोनों लोग जरूरी नहीं थे, बल्कि जरूरी ये था कि नरेश उससे फाइट करने के लिए आया है। नरेश ने टॉन्ट मारते हुए कहा, कल रात को तुमने मुझसे झूठ बोला क्योंकि तुम मुझसे डरते हो। आहान ने पहले जेनी को देखा। उसने नरेश को बता दिया था कि आहान अकेला है और उसके साथ कोई ग्रैंड मास्टर लेवल की लड़की नहीं थी। जेनी ने गेट की वजह से आहान से नजरें चुरा रही थी। आहान ने कुछ सोचा और कहा, तुमने दीपाक्षी को तो कुछ नहीं किया ना? आहान जानता था कि नरेश को दीपाक्षी के दादाजी ने उसे वापस घर लाने के लिए अपॉइंट किया था। इस वक्त तुम्हें दीपाक्षी की नहीं बल्कि अपनी फिक्र करनी चाहिए। आज तुम्हारा इस धरती पर आखिरी दिन है, नरेश ने कहा। आहान के कुछ कहने से पहले ही नरेश उसकी तरफ अटैक करने के लिए भागा। आहान के हाथ में इस वक्त सामान था, इसलिए उसने वो सामान फेंक दिया और नरेश से अटैक के लिए तैयार हुआ। आहान ने जैसे ही पंच डॉज किया, वो एक कार पर लगा और कार में अलार्म बजना शुरू हो गया। वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तब आहान ने कहा, हमें यहाँ फाइट नहीं करनी चाहिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। नरेश ने गुस्से में कहा, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते हो। वो लगातार आहान पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था।
आहन ने कहा, मुझे सबके सामने फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम किसी खाली जगह पर भी फाइट कर सकते हैं। वो भी नरेश के अटैक्स को डॉज करते हुए कह रहा था। नरेश ने कहा, ठीक है, मैं 3 तक काउंट करूंगा और हम दोनों रुक जाएंगे। इसके बाद हम किसी खाली जगह पर जाकर फाइट करेंगे। क्या ये दोनों की कोई चाल है या फिर वो 3 के काउंट पर रुक जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट FM।